प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे बात कर रहा था महिला और बाल अपराध से रिलेटेड मामलों पर। और पहली क्लास के अंदर मैंने आपसे कहा था कि यदि अपन पहले सिलेबस को समझ लें और उसके अंदर यदि किसी के विरुद्ध अपराध से रिलेटेड क्राइम, ये केवल टोटली फौजदारी मामले हैं, क्रिमिनल मामले हैं, और क्रिमिनल मामलों के अंदर एफआईआर होती है तो कैसे होती है ये बात मैं आपसे कह रहा था। एफआईआर क्या है, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है। मैं आपसे बात कर रहा था कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, ये भी बात मैंने आपसे कुछ कही थी। आज मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा जिस पर हमें बात करनी है, और आपके सिलेबस के हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो है बाल अपराध से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून जिसे हम पॉक्सो एक्ट के नाम से जानते हैं। पॉक्सो एक्ट क्यों बनाना पड़ा और ऐसा क्या संविधान में कहीं प्रावधान है कि ऐसा किया जा सकता है। सबसे पहले तो बात ये, हम इसमें दो तीन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। पहले तो ये पढ़ेंगे कि पॉक्सो क्या है, ये पॉक्सो एक्ट वास्तव में क्या है। इस पॉक्सो एक्ट को बनाना क्यों पड़ा, क्यों बनाया हमने इसको, क्या इससे पहले पॉक्सो एक्ट 2012 में बनने से पहले क्या ऐसा कोई प्रावधान था कि किसी बालक के ऊपर यदि सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती थी, ऐसा कोई प्रावधान था या नहीं था, हम ये बात करेंगे। इसके साथ हम बात ये करेंगे कि पॉक्सो एक्ट में कौन कौन सी बातें हैं, एक्ट है क्या, क्यों, फिर ये अधिनियम जो हैं ये कोड नहीं है। मैंने आपसे पहली क्लास में कह चुका हूं कोड और एक्ट में फर्क होता है। ये एक अधिनियम है, पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया एक अधिनियम है। इसमें क्या है हम ये बात करेंगे। इसके अंदर खास तौर से मेरी बात आपसे ये रहेगी कि पहली बात तो ये रहेगी कि कौन कौन से ऑफेंसेज हैं, यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, यदि कोई सेक्सुअल असॉल्ट होता है या हैरेसमेंट होता है तो उसके लिए कौन कौन सी सजा होगी, उनसे रिलेटेड क्या प्रावधान है, ये बात रहेगी। दूसरी बात, यदि कोई बालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाती है या कोई शिकायत करता है, परिवाद लाता है, तो वो परिवाद लाने की प्रक्रिया क्या रहेगी, उसमें एक पुलिस का क्या रोल होगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा था महिला बाल अपराध में पुलिस की भूमिका हमारा टॉपिक है। पुलिस की क्या भूमिका रहेगी, मजिस्ट्रेट की क्या भूमिका रहेगी, मेडिकल इंस्टीट्यूट की क्या भूमिका रहेगी, और उसके बाद में जब वो मामला कोर्ट में जाएगा, चाहे वो विशेष न्यायालय हो चाहे वो सेशन कोर्ट हो, जिसके अंदर जाएगा, जहां सेशन कोर्ट विशेष न्यायालय स्थापित नहीं है वहां सेशन कोर्ट है। सेशन कोर्ट हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में है। आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाला जिला स्तर का सबसे बड़ा कोर्ट है जिसको अपन सेशन कोर्ट कहते हैं। वहां यदि मामला जाता है तो सुनवाई के दौरान जब ट्रायल चलेगा, उस ट्रायल के दौरान उस बच्चे का क्या अधिकार है, उस बच्चे की भूमिका क्या रहेगी, जो एक्यूज्ड है वो किस स्थिति में रहेगा। दूसरी, मैं सिंपल सी आपसे एक बहुत साधारण सी बात कह दूं, उसके बाद में हम यहां एक बात करेंगे कि जो ये पॉक्सो एक्ट आया है, इस एक्ट के आधार पर हमारे महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा, यानी भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार के महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा रूल्स बनाए गए 2020 में। ये रूल्स क्या है हम इसकी बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इस एक्ट के अंदर 2018 के अंदर अप्रैल में एक अध्यादेश द्वारा अमेंडमेंट किया गया, और उस अमेंडमेंट पॉक्सो अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जाना जाता है। वो अमेंडमेंट एक्ट क्यों लाना पड़ा, यानी इसके अंदर अमेंडमेंट जो करने पड़े वो अमेंडमेंट क्यों करने पड़े, हम इसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे एक चाइल्ड जो है वो चाइल्ड को क्या राइट्स है,
ये बात करेंगे। और मेरी बात खास तौर से ये रहेगी आज के टॉपिक में कि यदि बच्चे के ऊपर कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है, कोर्ट में मामला चलता है, सजा हो जाती है, तो जो शिकायत दर्ज करने वाला है या बच्चा है, उस बच्चे ने यदि मान लीजिए गलत शिकायत दर्ज की है या कोई बाई मिस्टेक किसी ने गलत शिकायत दर्ज की है, किसी की मानहानि करने के लिए की गई है या किसी को बदनाम करने के लिए या मान लीजिए उसे नीचा दिखाने के लिए कोई शिकायत करता है, तो उस मामले में उसको क्या सजा मिलेगी, मीडिया की क्या भूमिका रहेगी। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि इस पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड हम कंप्लीटली पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, एक बहुत ही साधारण भाषा में, बहुत ही सिंपल भाषा में, कि वास्तव में ये कानून किस प्रकार से काम करता है। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं विद्यार्थियों कि संविधान के अंदर एक हमारा अनुच्छेद है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप पढ़ोगे, पढ़ा है आपने, मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास चल रही है और उसके अंदर जो पढ़ाने वाले सर हैं उन्हें बताया भी होगा मेरे ख्याल से। उसके अंदर एक आर्टिकल है फंडामेंटल राइट के अंदर, फंडामेंटल राइट यानी भाग 3, जिसे भारत का संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इस फंडामेंटल राइट में सबसे पहला राइट है वो है इक्विलिटी का राइट, समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 से रिलेटेड है। इस आर्टिकल के अंदर आर्टिकल 14 के बाद जो प्राकृतिक न्याय की स्थापना करता है, उसके बाद में आर्टिकल 15 के अंदर एक क्लॉज है, 15(1) और 15(2) आपने पढ़ा है, तो वो इक्विलिटी को एस्टेब्लिश करता है। वो ये कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होगा, सार्वजनिक स्थानों पर उसके साथ ऐसा नहीं होगा, ये बात कहता है। इसका एक इक्विलिटी का एक अपवाद है। अपवाद का मतलब ये नहीं है कि कुछ संविधान में अपवाद कुछ भी नहीं है, किसी के लिए विशेष प्रावधान है, वो है आर्टिकल 15 का क्लॉज 3। ये कहता है कि यदि राज्य महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करता है, किसके लिए, चाइल्ड के लिए एंड वुमन के लिए, यदि विशेष प्रोविजन करता है, कानून बनाता है, प्रावधान करता है, तो वो इक्विलिटी के अधिकार अर्थात आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 और आर्टिकल 15 के क्लॉज 2 अर्थात लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं माना जाएगा। ये नहीं माना जाएगा कि ये किसी प्रकार के इक्विलिटी के राइट का उल्लंघन है, ऐसा नहीं माना जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब यह है, हमारा संविधान महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड विशेष प्रावधान करने का राइट हमारे स्टेट को प्रदान करता है, राज्य को प्रदान करता है, और राज्य का ये नीति निर्देशक तत्वों में ये कर्तव्य भी है। आर्टिकल 39 का ई एंड एफ जो है उसके अंदर बच्चों की सुकुमार अवस्था को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान करने की बात भी, राज्य को निर्देश भी है, इंस्ट्रक्शंस भी है, डायरेक्शंस भी हैं कि उसे उनका पालन करना है, जो कि भाग 4 है। इसमें यह है कि चाइल्ड और वुमेन्स के लिए मैं आपको यहां एक बात बताना चाहता हूं, चाइल्ड की परिभाषा अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यदि बात करेंगे तो हमारे को बालक की परिभाषा यह है, बालक की परिभाषा यह है कि जो 14 वर्ष से तक का है, 14 वर्ष और इससे छोटा है तो उसको बालक माना जाएगा। परंतु अलग अलग कानूनों में इसकी अलग अलग बात ध्यान रखनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप इसको एक ही जगह 14 मान लेंगे तो बात, यहां संविधान के अनुसार माने तो 14, मगर जैसे आज मैं आपसे पॉक्सो की बात कर रहा हूं तो पॉक्सो के अंदर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात कहते हैं तो 14 ईयर, मगर यह कहूं कि पॉक्सो के अंतर्गत कितनी है बच्चे की उम्र, तो 18 वर्ष। यह ध्यान रखने की बात है। बच्चे की परिभाषा का मतलब जिस इस कानून के अंदर बच्चा कौन है, जो 18 वर्ष या इससे कम उम्र का है उसे बालक माना जाएगा।
हाँ, सजा की ग्रीवेंसी जो होगी, सजा का जो प्रभाव होगा वो 12 साल से कम उम्र का है तो अलग हो सकता है, 16 साल से कम का है तो अलग हो सकता है, 16 साल से 18 साल का है तो अलग हो सकता है, और 18 साल से ऊपर है तो पॉक्सो लागू होगा ही नहीं। ये 18 साल तक के बच्चों के लिए। आप कहोगे साहब ये 18 साल तक के बच्चों के लिए किसके लिए है? लड़कों के लिए है या लड़कियों के लिए है? बच्चा लड़का लड़की नहीं होता, बच्चा बच्चा होता है। बच्चे का मतलब ना लड़का होता है ना लड़की होता है, बच्चे का मतलब दोनों हैं, वो लड़का भी हो सकता है और वो लड़की भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है, चाइल्ड के अंदर विद्यार्थियों किसी भी रूप में आप ये समझिए कि जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं है, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं है, इसके बीच में फर्क नहीं किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। पॉक्सो एक्ट के अंदर लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, एक बात मैं बता देता हूं कि इसमें जो हाल ही में अमेंडमेंट किए गए, उस अमेंडमेंट के अंदर सजा में कुछ भेदभाव हो गया, वो बात अलग है, पर यहां भेदभाव नहीं है। दूसरी, वुमन का मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हैं, या हमें फीमेल से लेना है, औरत से लेना है, स्त्री से लेना है, ये पुरुषों पर लागू नहीं होंगे। जैसे मैं आपको घरेलू हिंसा अधिनियम की अपन बात करेंगे, कार्यस्थलों पर महिला यौन उत्पीड़न निरोधक अधिनियम की बात करेंगे, ऐसी बहुत सारे कानूनों की बात करेंगे जो महिलाओं से रिलेटेड है। आज हमारा टॉपिक ही है। मेरा कहने का मतलब यह है, ये जो है आर्टिकल 15, ये बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने का, प्रावधान करने का राज्य को अधिकार देता है और इसके तहत यह किया गया। दूसरी बात मैं आपको एक और बताना चाहता हूं, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, प्रारंभिक सदस्य है, मूल सदस्य 51 है, उसके अंदर एक मेंबर रहा है। जून 1945 के अंदर आप जानते हैं कि पर हमने करने वाले भारत के और से प्रतिनिधि थे, और यूनाइटेड नेशंस के कुछ अभिसमय प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, जो कन्वेंशंस होते हैं, उन कन्वेंशंस को हम मानने के लिए बाध्य तो नहीं है, पर हमें उसको मानना चाहिए, उसको ध्यान में रखना चाहिए, उसके आधार पर चलना चाहिए, क्योंकि वो एक मानवीय दृष्टिकोण, एक मानव की भलाई के लिए, वो किसी देश हित में नहीं है, वो पूरी मानवता की भलाई के लिए तैयार किए गए कन्वेंशंस हैं। और ऐसा ही एक कन्वेंशंस विद्यार्थियों अभिसमय हमें 11 दिसंबर 1992 को यूएन के जनरल असेंबली का एक अभिसमय है, जो हमने 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया, जो बच्चों के अधिकारों से रिलेटेड है, जो ये कहता है कि बालकों की शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे, उसमें ये बात है। और उसको ध्यान में रखते हुए इन बातों को, इस बात को मेरा कहने का मतलब इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक कानून बनाया, ऐसा कानून जिससे बालकों के लैंगिक शोषण को रोका जा सके, उसके दुरुपयोग को रोका जा सके। इसके लिए हमारी पार्लियामेंट ने विद्यार्थियों एक लॉ बनाया, और ये लॉ बना 19 जून 2012 को। ध्यान रखिएगा, मैं बहुत सिंपल बात कह रहा हूं, 19 जून 2012 कानून बना, मैंने नहीं कहा लागू हुआ। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, गजट नोटिफिकेशन होने के अंदर जो डेट है, उस डेट से कानून प्रभावी होता है, और ये कानून लागू हुआ कब हुआ? 14 नवंबर, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, 2012 को ये कानून भारत में लागू हो गया, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। आप कहोगे साहब जम्मू एंड कश्मीर को क्यों छोड़कर?
क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 2012 के अंदर जम्मू कश्मीर में 370 के तहत विशेष प्रावधान थे और उसके तहत आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत 3 वहां पर लागू नहीं होता। और खास बात यह है कि पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून भी लागू नहीं होते समवर्ती सूची पर, और आपराधिक और दीवानी मामलों से रिलेटेड कानून बनाने का जो सब्जेक्ट है ये समवर्ती सूची का मामला है। इस पर राज्य भी कानून बना सकता है और पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है। ये क्रिमिनल मामला है और इससे रिलेटेड दोनों कानून बना सकते हैं। ये पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून है और जम्मू कश्मीर में ये प्रावधान है कि समवर्ती सूची से रिलेटेड विषय पर कानून पार्लियामेंट यदि बनाती है तो वो जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होंगे। वो वहां का उनका विशेष स्टेटस था, स्पेशल स्टेटस था 370 के तहत, जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। 5 अगस्त पिछला किसी को याद नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता, और जिसमें ये 370 खत्म हो गया। परंतु आप जानते हैं ये वहां का इस लॉ का ये कॉन्सेप्ट है कि J&K को छोड़कर पूरे भारत के अंदर ये लागू होता है। इस कानून जो ये बनाया गया, इस कानून का क्या उद्देश्य है, मैं आपको बहुत सिंपल बात बताना चाहता हूं। ध्यान रखिए इन बातों को, मैं जो बहुत साधारण बात आपसे कह रहा हूं, और यदि आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। क्या है इसका उद्देश्य? पहला है, किसी बच्चे के ऊपर यदि लैंगिक हमला होता है। अब आप कहोगे साहब व्हाट इज सेक्सुअल असॉल्ट? ये सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है? लैंगिक हमले का मतलब क्या होता है? लैंगिक हमला अपने आप में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, इसलिए लिख देता हूं मैं यहां, यदि लैंगिक हमला होता है, लैंगिक हमले का मतलब है असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट। कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है। लैंगिक हमला करने का क्या तरीका हो सकता है? कई तरीके हो सकते हैं, कानून के अंदर है। इस कानून में अपन बात करेंगे कि कौन से तरीके हैं। हो सकता है उसका कोई विश्वसनीय आदमी विश्वास करता है, वो करता हो, सरकारी कर्मचारी करता हो, और कोई करता हो। 12 साल से कम उम्र का है, उसके ऊपर यदि सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो क्या होगा, ये बात करेंगे। हमले का मतलब उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट जिसको बोलते हैं, हम बात कर रहा हूं आगे। यदि सेक्सुअल असॉल्ट होता है या सेक्सुअल असॉल्ट के नहीं हो, उत्पीड़न होता है, लैंगिक समझना बहुत जरूरी है। उत्पीड़न का मतलब होता है हैरेसमेंट। हैरेसमेंट का मतलब होता है वहां कोई पेनिट्रेशन नहीं होता, परंतु उस बच्चे को इस प्रकार से दिखाया जाता है, इस प्रकार की पिक्चर दिखाई जाती है, इस प्रकार से उत्प्रेरित किया जाता है, बच्चे को प्रति उत्तेजित किया जाता है, उसके अंगों पर हाथ लगाया जाता है, चाहे वो हाथ उसके पेनिस पर लगाया जाता होगा, वेजाइना पर लगाया जा रहा होगा, या ब्रेस्ट पर लगाया जाता है, या उनके उस निजी अंगों पर लगाया जाता है जहां पर हाथ नहीं लगाना चाहिए, जिसको जनरली हम बैड टच एंड गुड टच कहते हैं। यदि बैड टच करता है, मेरा कहने का मतलब, तो वो बच्चा बहुत नाजुक चीज है, बच्चा बहुत सॉफ्ट होता है, बच्चे को इसकी जानकारी बहुत कम होती है, नहीं होती के बराबर होती है, वो इन बातों को नहीं समझता। और हमारे समाज के अंदर इस प्रकार के कुछ तत्व होते हैं जो कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। उनके लिए कठोर सजा मिलनी चाहिए यदि ऐसा होता है तो उसके कठोर, अब उसके लिए क्या सजा मिले, वो ये लैंगिक उत्पीड़न है। मेरा कहने का मतलब बैड टच। ओके, आप जनरली एक बात, क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है, एक स्टैंडर्ड भी आपको ध्यान में रखना है कि मेरा स्तर क्या है समझने का, उस हिसाब से आप समझिए। आपका माइंड बहुत ब्रॉड होना चाहिए, आपकी सोच बहुत ही पॉजिटिव होनी चाहिए, आपकी सोच का एक टारगेट ये होना चाहिए नॉलेज, तब तो आप इस बातों को समझ सकोगे। नहीं तो क्या है, लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न एक ही हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। दूसरी बात,
अश्लील साहित्य, बच्चे को ऐसी बातें पढ़ाई जाती है, बच्चे को ऐसा कुछ दिखाया जाता है, ई कंटेंट दिखाया जाता है, पॉर्न पिक्चर दिखाई जाती है। आज के टाइम में ई, आपको पता है, इस इलेक्ट्रॉनिक युग के अंदर 21वीं सदी के अंदर प्रत्येक छोटे हर बच्चे के पास एंड्रॉइड फोन है, हर व्यक्ति के पास एंड्रॉइड फोन है, और एंड्रॉइड फोन ने हमारी पहुंच दुनिया के प्रत्येक कोने पर, चाहे वो अच्छा है या चाहे बुरा है, हमारी है। और उसमें कई लोगों को, आपको पता है, पॉर्न से रिलेटेड पिक्चर दिखाते हैं या उसको इस प्रकार का साहित्य पढ़ाते हैं, इस प्रकार की बात करते हैं, इस प्रकार की आवाज निकालते हैं, कई लोगों की आवाज इस प्रकार आवाज निकालते हैं, इस प्रकार की कोई और एक्टिविटीज हो सकती है जो अपन आगे बात करेंगे। इनसे रिलेटेड अपराध जो हैं, ये अपराध हैं कंप्लीटली। और कैसे अपराध हैं? ये विद्यार्थियों संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल हैं। मैंने आपसे कहा था ऐसे अपराध के अंदर संज्ञेय का मतलब, कॉग्निजेबल का मतलब यह है, पुलिस अधिकारी जो हैं वो बिना किसी न्यायिक वारंट के, बिना वारंट के उसे अरेस्ट किया जा सकता है। ये इस प्रकार के अपराध है। इस अपराध के संरक्षण करने के लिए इन अपराधों से संरक्षण किससे? लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न या अश्लील साहित्य के अपराधों में बालकों के से संरक्षण कैसे दिया जाए, इससे रिलेटेड हम इसमें बात करेंगे। मूल बात यह है। दूसरी बात इसमें प्रावधान है वह स्पेशल कोर्ट से रिलेटेड, बच्चों के इन मामलों से रिलेटेड यदि कोई मामला है तो विद्यार्थियों सबसे जरूरी है कि उसकी त्वरित सुनवाई होनी चाहिए, फर्स्ट ट्रायल होना चाहिए। और कानून में प्रावधान है 1 साल के अंदर अंदर ये ट्रायल पूरा हो जाना चाहिए। 1 साल में ट्रायल पूरा हो जाना चाहिए। ध्यान रखना, पॉक्सो एक्ट के अंदर ट्रायल 1 साल में पूरा हो जाना चाहिए। जिस पर मुकदमा है उस अभियुक्त एक्यूज्ड के ऊपर निर्णय कोर्ट द्वारा 1 साल के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। ट्रायल इज कंप्लीट, डिसीजन होना चाहिए। नहीं तो क्या है, मामले चलते रहते हैं 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल। और मामले की जो अहमियत और निर्णय जो होता है, देरी के कारण न्याय है वो अपने आप में गला घुट जाता है, मर जाता है। देरी नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ट्रायल, विशेष कोर्ट, विचारण के लिए विशेष न्यायालय होने चाहिए, जो इसमें प्रावधान है मैं आपसे बात करूंगा। और सुप्रीम कोर्ट ने विद्यार्थियों हाल ही में अभी डिसीजन दिया, गवर्नमेंट को यह कहा, केंद्र सरकार को यह कहा, जिन जिलों के अंदर 100 या 100 से ज्यादा मामले पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड हैं, 100 या 100 से ज्यादा, वहां पर स्पेशल कोर्ट स्थापित किए जाए और इनका टोटल वित्तीय भार है वो केंद्र सरकार उठाएगी। ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। 100 या 100 से ज्यादा मामले जिन भी जिलों में हैं वहां पर स्पेशल कोर्ट स्थापित किए जाए और फर्स्ट ट्रायल किया जाए। और 100 से कम है तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ऐसे मामलों में हमारे जनरली जो विशेष कोर्ट जो होगा ये सेशन कोर्ट के इक्वल होगा, ये इक्वली सेशन कोर्ट होगा। यानी मेरा कहने का मतलब आपराधिक मामलों में सुनवाई का सबसे बड़ा कोर्ट है, इसके बराबर ये अपनी से। और इसके साथ इनसे जुड़े हुए मामले हैं वो अपन इस कानून में बात करेंगे, आनुषंगिक विषयों की बात करेंगे कि इनसे जुड़े हुए कौन कौन से मामले हैं, इन FIR है वगैरह, इन सबको तय करने के लिए, ताकि कहीं भी फ्रॉड नहीं हो। यदि पुलिस अधिकारी भी गलती करता है तो उसे सजा होगी, वो FIR दर्ज नहीं करता है तो भी सजा होगी, मेडिकल जांच सही नहीं होती है तो भी गलत सजा होगी, यदि किसी प्रकार का मीडिया उसका गलत प्रचार करता है, गलत फोटो छापता है, गलत बात लिखता है, उसकी गोपनीयता प्राइवेसी को भंग करता है तो भी मीडिया वालों को भी सजा होगी। यदि कोई इस अपराध के लिए कोई उत्प्रेरित करने वाला है तो भी सजा होगी। कोई ऐसा अपराध करता है तो सजा होनी है। मैं कहने का मतलब यह है, ये और बच्चा यदि झूठा मुकदमा भी दर्ज करवाता है तो उस पर किसी प्रकार की कोई सजा नहीं का प्रावधान नहीं है। हाँ, कोई दूसरा करवाता, उसका माँ बाप करवाते हैं, उसके रिलेटिव करवाते हैं, कोई और करवाता है और वो झूठा करवाता है, फ्रॉड करवाता है, तो उसमें सजा का प्रावधान है, सजा होगा। अन्यथा इन्हीं उससे आनुषंगिक विषयों के बारे में बात
करेंगे। मेरा कहने का मतलब मैं आप समझ रहे हैं, मेरी बात हो जाएगी वो लैंगिक हमले से रिलेटेड, लैंगिक उत्पीड़न से रिलेटेड, अश्लील साहित्य से रिलेटेड, विशेष कोर्ट से रिलेटेड और इससे जुड़े हुए मामलों से रिलेटेड रहेगी। मेरी ख्याल से कोई प्रॉब्लम जहां तक तो आपको होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक टॉपिक शुरू हुआ ही नहीं है, तो प्रॉब्लम होने की बात है ही नहीं। अब मेरी बात, अब मैं लिखता हूं, हमारा कानून है पॉक्सो। एक्ट अधिनियम 2012। पॉक्सो का पूरा नाम क्या होता है भाई? जरूरी है, कई बार गड़बड़ होगी और गड़बड़ बहुत जनरल होगी, बहुत सामान्य होगी। पी का मतलब होता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का मतलब संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ ऑफ किसको, किसका प्रोटेक्शन? बच्चों का, चाइल्ड्रन, बच्चों का संरक्षण किसके लिए? सेक्सुअल ऑफेंस फ्रॉम, यहां ध्यान रखना, ये फ्रॉम को यहां नहीं है एफ, आप ढूंढने लग जाओ कि यहां एफ कहां है, फ्रॉम है यहां, ऑफ नहीं, यहां ऑफ मत कर देना, यहां फ्रॉम किसके लिए है? सेक्सुअल ऑफेंस। ऑफेंस लिखूं या ऑफेंसेज लिखूं? ऑफेंसेज, अपराध बहुत प्रकार के हो सकते हैं। ऑफेंसेज एक्ट 2012, कब? 14 नवंबर 2012 मैं कह चुका हूं लागू कब हुआ। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012। इस एक्ट के अंदर एक बात और है, मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझना, मैं बहुत सिंपल बात कह रहा हूं। इसकी एक ये जो एक्ट बनाया गया, इस एक्ट के अंदर विद्यार्थियों 40 आर्टिकल हैं। कितने आर्टिकल हैं? सेक्शन जिसको बोलते हैं, धारा जिसको बोलते हैं। इस कानून में कितनी धाराएं हैं? इस कानून में धाराएं हैं 46। कई मेरे भाई पढ़ाते हैं, मर्जी से ठोक देते हैं टोरा और फिर चल जाता है। मैं मानता हूं कि हमारे को इस मामले में कहीं भी गलती नहीं करनी चाहिए, कहीं पर भी गलती नहीं करनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, आप भले गलत पढ़ते हैं, आप सही पढ़ते हैं, टाइम उतना का उतना लगता है। यदि आप सही पढ़ेंगे तो आपको प्रत्येक बात सिस्टमेटिक तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि सही में एक सिस्टम होता है, और गलत है तो फिर वो बीच में टोरा ठोक देगा। मैं एक देख रहा था, वो बोल रहा था, उसको पूछा, कोई लड़के ने बीच में कमेंट किया, साहब कितनी धाराएं हैं? उसने कहा 35, चल गया। क्यों? बच्चे को तो पता नहीं है, उसको याद आई धारा कितनी है और उसको कह दिया, और वो यदि उसको याद रह गई, क्योंकि पॉक्सो जैसा एक इंपॉर्टेंट एक्ट है। हर एक्ट की धारा याद रखना जरूरी नहीं है, परंतु कम से कम हमारे को ये तो पता होना चाहिए कि स्पेशल जो लॉज है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है, उन कानूनों से रिलेटेड तो हमें पता होना ही होना चाहिए। और पॉक्सो तो इस सिलेबस में बाल अपराधों को डालने का मूल उद्देश्य ही पॉक्सो था, मेरा ये मानना है। और इससे रिलेटेड सवाल एग्जाम में बनना चाहिए, भले ही वो सिविल यूपीएससी का एग्जाम है, भले किसी स्टेट की पीएससी का एग्जाम है, और राजस्थान की पीएससी में सिलेबस के अंदर पॉक्सो स्पेशल है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर है, किसी भी पोस्ट के लिए है, और किसी भी पोस्ट के लिए नहीं है तो भी एक सामान्य आदमी है, सामान्य स्टूडेंट है, चाहे वो बिजनेसमैन है, उसे भी ये पता होना चाहिए कि ये क्या है। इसके अंदर विद्यार्थियों 9 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 9 अध्याय है, अलग अलग अध्याय बांटे हुए हैं, 9 अध्याय। इस आर्टिकल के अंदर जो ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल में एक धारा है, एक धारा है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, धारा 45। आप कहोगे साहब ये बीच में आप क्यों लाते हो धाराएं? मैं इसलिए बीच में लाता हूं कि आपको धारा याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं यूं ही बता देता हूं कि भाई वास्तव में कायदा क्या है, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बात है तो वो आपको थोड़ी बहुत जनरली बात समझ में। ये धारा कहती है
कि इनसे रिलेटेड नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। मार्गदर्शक सिद्धांत बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार बना सकती है। केंद्र सरकार इनके लिए कौन बना सकती है विद्यार्थियों? केंद्र सरकार इसके लिए नियम बना सकती है। ये नियम बना सकती है, नियम बना, ये इस लॉ में है। वही कानून, आप कहोगे साहब कोई लॉ बनेगा तो कानून की कहां जरूरत? देखिए मैं आपको सिंपल सी बात आपको पता होनी चाहिए, हमारे देश का बेसिक लॉ है, हमारे देश का सुप्रीम लॉ है, हमारे देश का सर्वोच्च कानून है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। जो मैंने सबसे पहले बात की आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 की, सुप्रीम लॉ है हमारे देश का, इससे बड़ा कोई कानून नहीं है। ये अपने आप में मैं आपको बता दूं, हमारे देश की गीता है, रामायण है, कुरान है, बाइबिल है। जो हमें, यदि हमें किसी ग्रंथ की पूजा करनी चाहिए तो हमारा वो संविधान है। लोकतंत्र और डेमोक्रेटिक युग के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर किसी ग्रंथ की, मैं ये मानता हूं, पूजा होनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के, तो वो संविधान है। हां ये जरूर है कि यदि कोई किसी की आस्था है तो वो भले ही गीता की पूजा करे, रामायण की पूजा करे, कुरान को माने, वो अपना है, व्यक्तिगत है, मगर संविधान व्यक्तिगत नहीं है। संविधान हमारे देश की अपने आप में हार्ट है, जो प्रत्येक आदमी के दिल में रहता है, वो सुप्रीम लॉ है। उस संविधान को ध्यान में रखते हुए देश के अंदर कानून बनाए जाते हैं। कोई भी कानून संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। जैसे ये कानून बना पॉक्सो, पॉक्सो एक कानून है, ये कानून संविधान के आधार पर बना। आर्टिकल 15 का 3 कहता है, इसलिए बन गया। कानून बनते हैं और वो कानून जो बनते हैं, उन कानूनों के आधार पर सरकार नियम निर्धारित करती है। कौन निर्धारित करती है? कानून किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने। नियम कौन बनाएगी? नियम बनाएगी सरकार। सरकार का मतलब होता है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। सरकार का मतलब है यहां कार्यपालिका। और हमारे देश में कार्यपालिका क्या है? वास्तविक कार्यपालिका क्या है? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स है, इसके अंदर डिपार्टमेंट है, पोर्टफोलियो सिस्टम चलता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, विभागीय प्रणाली चलती है। इसमें बहुत सारे विभाग हैं। जिस विभाग से रिलेटेड जो मैटर होगा वो विभाग कानून नियम बनाएगा। नियमों को पार्लियामेंट में रखा जरूर जाता है, उसे पास करवाने की जरूरत नहीं है, उसे अलग से पार्लियामेंट में रखना पड़ता है। पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। पार्लियामेंट जो मंत्री परिषद है वो पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है। अब मंत्री परिषद में बहुत सारे मंत्री होते हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि साहब ये जो पॉक्सो है ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? इससे रिलेटेड नियम बनाने का अधिकार किस मंत्रालय को है? क्योंकि सरकार बनाएगी ना, किसको है? पढ़ क्या रहे हैं अपन? महिला और बाल अपराध और महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का बना हुआ है। यानी ये बनाएगा महिला एवं बाल विकास, एक मंत्रालय बना हुआ है। कमेंट करो, महिला बाल विकास मंत्रालय की मिनिस्टर कौन है? वो क्या बनाएगा? इससे रिलेटेड नियम बनाएगा। और 2020 के अंदर याद दिलाना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, 2020 में इनको लेकर रूल बना दिए गए। नियम कब बनाए? 2020। अब आपसे सवाल ये पूछे कि पॉक्सो एक्ट कब बना, तो 2012। और पूछे पॉक्सो एक्ट नियम कब बने, पॉक्सो नियम कब बने, पॉक्सो रूल कब बने, क्या लिखोगे? 2020। गलती मत करना, 2020 लिखना है। 2020। और आपसे एक पूछे, अप्रैल
के अंदर बने थे ये 2020। अब एक बात, इस पॉक्सो एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट भी हुआ। इसमें क्या किएंगे? अमेंडमेंट। किसमें? एक्ट में अमेंडमेंट। कब हुए अमेंडमेंट? एक ऑर्डिनेंस के द्वारा, एक अध्यादेश के द्वारा 2018 के अंदर इसमें अमेंडमेंट किए गए। और ये अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया? जो सजा है, मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट जो इस अमेंडमेंट की है। बाकी तो मैं कानून पढ़ाऊंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। इसमें यह है कि जब पॉक्सो एक्ट 2012 में बना था तो अधिकतम सजा थी वो आजीवन कारावास थी। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारे यहां पर एक कमेटी बनी थी निर्भया कांड के बाद। 16 दिसंबर 2012 को हमारे देश में एक कांड हुआ था और वो बहुत बड़ा एक मोड़ था। अपराधों से रिलेटेड, महिलाओं पर अपराध का एक बहुत ही घिनौना रूप था। उस रूप के बाद में मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि एक कमेटी बनी थी, वर्मा कमेटी। और उस वर्मा कमेटी ने यह कहा था कि कानून के अंदर मृत्युदंड का प्रावधान नहीं होना चाहिए। मृत्युदंड रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों के अंदर हो, अन्यथा इन मामलों के अंदर मृत्युदंड का प्रावधान, मृत्युदंड की मनाही की थी वर्मा कमेटी ने। परंतु बाद में हमारी सरकार को कानून बन गए, ये लागू हो गए, सब कुछ हो गया। ये तो नवंबर में बना। इसमें आजीवन कारावास का ही अधिकतम सजा आजीवन कारावास था, टिल डेथ। आजीवन का मतलब है टिल डेथ, मृत्यु तक। जब तक अंदर ये सर्कुलेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो हमारा काम करता रहेगा, तब तक कोई अपराधी एक्यूज होगा वो जेल में, कोई भी अपराधी होगा, एक्यूज नहीं, अभियुक्त अपराधी नहीं होता। मैं आपको पहली क्लास में कह चुका हूं, इससे पहले की क्लास में, तो वो जेल में रहेगा। अब ये जो अमेंडमेंट के द्वारा सबसे बड़ा अंतर ये आया गया कि मैं आपको बता देता हूं विद्यार्थियों की, जो गंभीर पेनिट्रेशन सेक्सुअल ऑफेंस है, लैंगिक अपराध है, लैंगिक हमला है, उस लैंगिक हमले के मामले में किसी अपराधी को मृत्युदंड तक दिया जा सकता है। यानी मृत्युदंड का प्रावधान पॉक्सो के अंदर कब किया गया? 2018 में किया गया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये एक ऑर्डिनेंस के द्वारा किया गया था। जनवरी 2019 में लोकसभा में रखा गया, राज्यसभा से पास होने के बाद ये अमेंडमेंट हो गया। परंतु अमेंडमेंट अध्यादेश के साथ वो कानूनी रूप से प्रभावी होता है। ये कानूनी रूप से प्रभावी है 2018 से, इसलिए ध्यान रखना है। आपसे पूछे पॉक्सो अमेंडमेंट एक्ट कब आया? 2018। ध्यान रखें, पॉक्सो एक्ट कब आया? 2012। पॉक्सो अमेंडमेंट एक्ट कब आया? 2018। पॉक्सो रूल कब आए? 2020। रूल कौन बनाता है? रूल बनाने का पावर इस मंत्री परिषद को कौन देता है? पॉक्सो एक्ट देता है। और पॉक्सो एक्ट के इस धाराओं के तहत ये कानून बनाए गए। मेरी ख्याल से आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ठीक कह रहा हूं मैं? यहां तक बहुत बेसिक बात का। अब अपन लॉ की बात करते हैं। ये लॉ क्या है, ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है। कानूनी प्रावधानों की बात करते हैं, पर कानूनी प्रावधान मैं लीगली वैसे आर्टिकल बाय आर्टिकल नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपसे बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा कि भाई होता क्या है। और आपको देखिए, मैंने आपको स्टार्ट से कहा है कि पॉक्सो जैसे कानून को पढ़ने के लिए आपका माइंड बहुत ब्रॉड होना चाहिए। और हमारी 2020 के नियमों में ये प्रावधान भी कर दिया गया कि स्कूली पाठ्यक्रमों के अंदर और महाविद्यालय पाठ्यक्रमों के अंदर अनुकूलता के साथ, यानी जैसा स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के हिसाब के से नियमों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए। जागरूकता पैदा करना पॉक्सो एक्ट के प्रति प्रत्येक लोक सेवक का, पुलिस अधिकारी का, जो भी है, और सरकार का ये ड्यूटी है कि वो इसके प्रति लोगों को जागरूक करे, उन लोगों को समझाए, बच्चों तक बात पहुंचाए कि वो ऐसा होता है तो क्या करेगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, समझने में कहीं प्रक्रिया की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। प्रॉब्लम का आपके मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है समझने में कि ये ऐसे कैसे होता है, ऐसा नहीं है। अपराध की श्रेणी कितनी गंभीर हो सकती है और कितनी सिंपल हो सकती है, आप इन बातों का अनुमान हम केवल और केवल
तभी लगा पाते हैं जब कई अपराध होते हैं और जिसके साथ होता है। हम केवल समाज के एक हिस्से हैं, हमारी ड्यूटी है हम उसे समझें। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, लैंगिक हमला यदि होता है तो लैंगिक हमले में होता क्या है। एक तो लैंगिक हमला ये हो सकता है, मैं आपको बहुत सिंपल बात, किसी व्यक्ति जो है, व्यक्ति है, कोई व्यक्ति, एक सिंपल, मैं ऊपर बाद में बात करूंगा ये होता क्या है। यदि एक कोई व्यक्ति है और वो कोई बच्चे के साथ, किसके साथ, कोई व्यक्ति कोई हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ध्यान रखिए, ये मेल भी हो सकता है, ये फीमेल भी हो सकता है। यानी देखिए इसमें मैंने कहा है कि लैंगिक भेदभाव नहीं है, इसमें ऐसा नहीं, जेंडर बेस्ड काम नहीं है कि आपको जेंडर के आधार पर भी ये महिला है पुरुष के विरुद्ध होगा। बलात्कार के मामले में पुरुष दोषी होता है, महिला दोषी नहीं होती, मगर ये बलात्कार नहीं है, ये लैंगिक हमला है और सेक्सुअल असॉल्ट है। कोई व्यक्ति यदि किसी बच्चे के साथ, किसके साथ, किसी बच्चे के साथ, बच्चा कौन हो सकता है, गर्ल्स हो सकती है और बॉय हो सकता है, कोई हो सकता है। बच्चा कौन है, जिसकी उम्र 18 वर्ष तक है। क्लियर, मैं आपसे कह चुका हूं, बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को आपको मैं स्टार्ट से बता रहा हूं, आपको ध्यान रखनी है। 18 साल से कोई छोटी उम्र का बच्चा है और उसके साथ कोई भी मेल या फीमेल क्या करता है, लैंगिक हमला करता है, प्रवेशन का काम करता है, पेनिट्रेटिव काम करता है। प्रवेशन, पेनिट्रेटिव का मतलब होता है उसके जो अंग है, अंग का मतलब क्या है, अंग का मतलब मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, जनरली आपको ध्यान रहे तो रखना है, मेरा ये मानना है। उसका वेजाइना हो सकता है छोटे बच्चे का, और उसका पेनिस हो सकता है, मेल के पेनिस होता है, फीमेल के वेजाइना होता है, उसका मूत्र द्वार हो सकता है, मल द्वार हो सकता है, उसका मुंह हो सकता है। यदि उसके अंदर अपना वेजाइना या अपना लिंग या अपना कोई अंग, मुंह को छोड़कर, मुंह में कोई अंग का मतलब नहीं है, ऐसा नहीं मुंह कोई आदमी है, छोटा बच्चा है, उससे प्यार करता है, किस कर दिया, मतलब उसका परिवारजन, तो वो नहीं, बाकी उसके अंगों के साथ मान लीजिए यदि उसके अंदर कोई अंग डालता है किसी सीमा तक, उसकी लिमिट नहीं है कि वो अंग कितना डालता है, ऐसा नहीं है, कितना भी यदि उसे टच करता है, उसके अंदर डालने की कोशिश करता है, या मान लीजिए डालता है वेजाइना में, मुंह में, मलद्वार में, यदि डालता है या अभिचालन करता है, चलाता है, उसके लिए पेनिस होना जरूरी नहीं है, हो सकता है वो अंगुली डालता हो सकता है वो और कोई चीज डालता हो सकता है कोई और आइटम पड़ा हो वो उसमें डालता हो, ऐसा कुछ करता है, तो ये माना जाएगा कि उसने पेनिट्रेटिव काम किया है। ये पेनिट्रेटिव यानी प्रवेशन, पेनिट्रेटिव का मतलब होता है प्रवेशन, प्रवेशन किया है, और ये प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। क्या माना जाएगा, प्रवेशन लैंगिक। व्यक्ति इस बच्चे के साथ में यदि ऐसा कुछ करता है, उसको अंदर घुसेड़ने की कोशिश करता है, ऐसा कुछ कार्य करता है, चाहे वो मूत्र द्वार हो, मल द्वार हो, मुंह हो, कोई अंग जो उनका अपना गुप्त अंग है, आप समझ रहे हैं, उस अंग के साथ ये ऐसा करता है, तो विद्यार्थियों वो माना जाएगा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस, PSA। कोई व्यक्ति, अब मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट, इस हमले की गंभीरता कब आ जाएगी, यह हमला गंभीर भी हो सकता है, गंभीर यानी एग्रीवेटेड हो सकता है, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है। गंभीर कब होता है, गंभीर तब होता है जब वो बच्चा इस बच्चे के साथ में जिस पर वो विश्वास करता है, मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझिए, उस पर जो विश्वास करता है, किस पर विश्वास करता है बच्चा, बच्चा विश्वास करता है अपने
संयुक्त परिवार के अंदर साचा है, ताऊ है, वगैरह है, साची है, उस पर विश्वास करता है, कोई हो सकता है। विश्वास करता है उसके शिक्षक पर, विश्वास करता है पुलिस पर, उसकी सुरक्षा में लगे हुए व्यक्ति पर, चिकित्सक पर, उसकी संरक्षण के अंदर, जेल के अंदर जो सुधार गृह है उसके मालिक पर, रिश्तेदार पर। यदि जिस पर वो विश्वास करता है और वो ही ऐसा करे तो गंभीर होगा कि नहीं होगा? वो बहुत ही घिनौना, घिनौना नहीं, बहुत ज्यादा घिनौना होगा। जिसको बच्चा समझता नहीं है और उसके जिस आदमी पर वो विश्वास करता है वो यदि ऐसा करता है तो उसे कहते हैं विद्यार्थियों गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला। क्या बोलते हैं उसको? गंभीर। कई जगह पर आपको हिंदी है ना, हिंदी में ट्रांसलेशन होता है तो इंग्लिश में इसलिए कम कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट है वो बैकग्राउंड उनका ज्यादा हिंदी रहता है। गंभीर में शब्द समझ सब रहे हैं और इसको कई तो गुरुतर, गुरुतर का मतलब बड़ा, गंभीर, वो बात एक ही है ना, शब्दों की टेक्निकली वो चेंज कर सकते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ओके, गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। यदि ऐसा होता है, ये कौन करता है? ध्यान अच्छी तरीके से रखना है, संबंधी। वो कोई ऐसा करता है उसके मलद्वार में, मूत्रद्वार में, वेजाइना में, ब्रेस्ट जो उनका निजी अंग है उसके अंदर कुछ डालता है, कोशिश करता है या ऐसा कुछ अपराध करता है तो वो विद्यार्थियों ये माना जाएगा। और मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, ऐसे मामलों में आप बताइए उस व्यक्ति को मृत्युदंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और इसके लिए ही मृत्युदंड का प्रावधान है, ओनली इसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। इसकी परिभाषा बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है। मैंने जो बात कही है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ गए हैं, तो आपको परिभाषा ढूंढने में, गुरुतर लैंगिक हमले को समझ में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसमें? कोई पुलिस अधिकारी है और वो ऐसा करता है, कोई सशस्त्र बल का अधिकारी है और वो ऐसा करता है, कोई हॉस्पिटल का कर्मचारी है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, हॉस्पिटल का कर्मचारी है और वो ऐसा करता है, कोई स्कूल का टीचर है और वो ऐसा करता है, कोई धार्मिक संस्था है और उसका कोई टीचर है, कोई व्यक्ति है, मौलवी हो सकता है, पंडित हो सकता है। अब मैं किसी धर्म विशेष से मतलब नहीं है, कोई हो सकता है, वो यदि ऐसा करता है, यदि कोई उसके साथ गैंग करती है, सामूहिक रूप से लैंगिक हमला होता है, 2, 3, 4 लोग मिलकर ऐसा करते हैं, तो भी गंभीर माना जाएगा। यदि उस व्यक्ति पर हमला किया जाता है, उसको चोट पहुंचाई जाती है और फिर यदि ऐसा शख्स किया जाता है, हमले के साथ ऐसा किया जाता है, मुंह दबा करके, दबाया गया मुंह और हड्डी टूट गई, कमर की ये रीढ़ की हड्डी टूट गई बच्चे की, उसके साथ ऐसा यदि असॉल्ट हुआ तो ये माना जाएगा। यदि कोई उसका रिश्तेदार करता है तो ये माना जाएगा। कोई भी सेवा प्रदाता संस्था है, जेल संरक्षक, सुधार गृह वगैरह में लगा हुआ व्यक्ति कोई है, आंगनवाड़ी में कोई लगा हुआ है, वो यदि ऐसा करता है तो ये माना जाएगा। यदि उसके अंदर ऐसा करते हुए हत्या हो जाती है, उस बच्चे की डेथ हो जाती है, तो ऐसा हमला माना जाएगा। यदि व्यक्ति, मैं आपको बहुत सिंपल बात बताना चाहता हूं कि यदि उस बच्चे के साथ ऐसा हुआ और बच्चा किसी बीमारी से ग्रस्त हो गया, उसको HIV हो गया, एड्स हो गया, ऐसी कोई बीमारी हो गई, तो भी यह माना जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह विद्यार्थियों कि यदि 12 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ ऐसा होता है तो गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस माना जाएगा और ऐसे मामले में मौत की सजा दी जाएगी। खास बात यह है, आपको यह बात समझनी है। यानी देखिए, प्रवेशन लैंगिक हमला कोई व्यक्ति किसी बच्चे के साथ करता है,
और गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा व्यक्ति जिस पर वो विश्वास करता है, आप समझ रहे हैं, या 12 साल से कम उम्र के लड़के के साथ होता है। जनरल बात समझा रहा हूं, कानूनी बातों में पढ़ोगे तो हाँ, मैं जो बात कह रहा हूं वो आप खुद अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, उसे आप अपना सवाल बनाए। कोई यदि सिविल की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये सवाल जरूर होगा कि गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमले में मृत्युदंड देना कहां तक जायज है, पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। तो ये बात आपकी हो सकती है, या ये हो सकता है कि प्रवेशन लैंगिक हमला और गंभीर लैंगिक प्रवेशन हमले में क्या फर्क है। ऐसी बातें वहां पूछी जाती है जहां सिविल्स की लोग हैं, जो जहां हमारे पब्लिक सर्विस के अंदर जाने वाले लोग हैं, या जो कई इंस्टीट्यूट एजुकेशन पुलिस से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए तो ये काम आएगी। मगर यदि कोई व्यक्ति कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल ये समझना है कि प्रवेशन लैंगिक हमला और जो एग्रीवेटेड हैं, जो गंभीर हैं, जो गुरुतर हैं, वो लैंगिक हमले में क्या फर्क होता है, ये आपको थोड़ा सा यदि आप समझ जाओगे तो मेरी बात कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगले मैं आपको बात बताता हूं। देखिए विद्यार्थियों, तीसरी बात, इसको एक ही पेज पे मैं लेने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। तीसरी बात मैं कह देता हूं, लैंगिक हमला, लैंगिक हमले में फर्क होता है। लैंगिक हमला, आप कहोगे साहब पहले तो कहा प्रवेशन, प्रवेशन में मैंने कहा कुछ चीज डालने की कोशिश करता है। किसमें? मुंह में, मूत्रद्वार में, मलद्वार में। यदि कोई चीज डालने की कोशिश करता है तो उसे उसकी लिंग, योनि, मूत्रद्वार, मुंह भी साथ में, इसमें मैंने कहा कुछ चीज डालता है, कोशिश करता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है कि वो कितनी डालता है, तो मैंने कहा प्रवेशन हमला होता है, प्रवेशन लैंगिक हमला होता है। रिलेटिव या विश्वास करने वाले व्यक्ति या 12 साल से कम उम्र का होता है तो गंभीर हमला माना जाता है। और लैंगिक हमले का मतलब है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के अंगों को यदि स्पर्श करता है, जैसे किसी व्यक्ति का वेजाइना जो है, वेजाइना नहीं आप समझ रहे हैं, मैं यहां लिख देता हूं, वेजाइना को यदि हाथ लगाता है, स्पर्श करता है, टच करता है, या उसके पेनिस के हाथ लगाता है, या उसके एनस के यदि मान लीजिए हाथ लगाता है, या मान लीजिए उसके ब्रेस्ट, छाती है ना, ब्रेस्ट के हाथ लगाता है, टच करता है, बेड टच मैंने आपसे कहा था, यहां पर क्या करता है? गलत है। किसी के अपने व्यक्तिगत पर्सनल गुप्त अंगों के ऊपर इस प्रकार का हाथ लगाना, उसे सहलाना, उसे टच करना, यह प्रवेशन नहीं है, मगर ऐसा कुछ करता है तो वो विद्यार्थियों लैंगिक हमला माना जाएगा। ये उस व्यक्ति को बहुत, मतलब आप सिंपल सी बात है, ये हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, शिक्षक पेशे से जुड़े हुए लोगों की, जो स्कूल के अंदर बच्चे आते हैं, उनके साथ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स लैंगिक हमले की होती है, सेक्सुअल असॉल्ट की होती है। और उसमें ये होता है कि शिकायतें अपन अखबारों में पढ़ते हैं कि उसके गलत जगह हाथ लगा दिया, गलत तरीके से हाथ लगा दिया, ऐसा कुछ करता है तो वो विद्यार्थियों ये माना जाएगा। अब मैं आपसे एक सिंपल और बता दूं, ये लैंगिक हमला गुरुतर कब हो जाता है? गुरुतर लैंगिक हमला, मैं एक और परिभाषा दे रहा हूं, ध्यान रखिए, यहां कह रहा हूं गुरुतर, गुरुतर मतलब गंभीर, मैं वापस ये गंभीर ही कर देता हूं, इसको ठीक रहेगा, आपके लिए भी ठीक है, मेरे लिए भी ठीक है। गंभीर लैंगिक हमला कब होगा? गंभीर, गंभीर तब होगा जब यदि जिस पर वो विश्वास करता है, वही बात जो मैंने आपसे कहा था, एग्रीवेटेड जो सेक्सुअल असॉल्ट है, जो मैंने आपसे बात कही थी, उस मामले में जो होता है, यहां एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है, प्रवेशन नहीं है, उसके अंदर डालने की उसने कोशिश नहीं की है, बल्कि उसे स्पर्श करता है। किसका? उसका रिलेटिव, पुलिस वाला,
कोई सशस्त्र बल, कोई हॉस्पिटल का व्यक्ति, कोई धार्मिक संस्था का व्यक्ति, कोई सुरक्षा में लगा हुआ व्यक्ति, कोई उसका रिश्तेदार, कोई 12 साल से कम उम्र के बच्चे, यदि उसके साथ कोई ऐसा उसको स्पर्श करने की कोशिश करता है, मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझना है यहां, इनको कोई यदि स्पर्श करने की कोशिश करता है, उनके अंगों को कोई स्पर्श करता है, कोई व्यक्ति, विश्वास जिस पर करता है वो व्यक्ति, फर्क है देखिए, कोई व्यक्ति जिस पर वो बच्चा विश्वास करता है वही यदि उसको ऐसे करता है, देखो यहां पर विश्वास करने वाले व्यक्ति में एक सिंपल सी बात है, मुंह, मैंने आपको यहां मुंह नहीं लिखा है स्पर्श के अंदर, क्योंकि हम सब जानते हैं बच्चे को, जो हमारे परिवार में हमारे बच्चे हैं, हमारे चाचा ताऊ के बच्चे हैं, हम सब उनसे प्यार करते हैं, सीधी सी बात है, हम मुंह की बात नहीं लिखी, मैंने लिखा है वेजाइना, पेनिस, एनस एंड ब्रेस्ट, यहां टच। यहां यदि कोई ऐसा जो विश्वसनीय है, जो उनका साचा ताऊ है, जो सुरक्षा बल में है, कोई लोक सेवक है, कोई हॉस्पिटल का है, कोई स्कूल का, धार्मिक संस्था है, कोई सामूहिक रूप से ऐसा होता है, ऐसा कुछ हो जाता है, तो विद्यार्थियों उसे गंभीर लैंगिक हमला माना जाएगा। अब मैं एक बात और, देखिए आप कहोगे साहब ये इतना सारा लिखाने की कहां जरूरत है, इसलिए जरूरी है कि यदि इन चीजों को आप फर्क समझ जाओगे तो ये कानून समझ गए, आप ये समझ लो बस, ये कानून इतना ही है और कुछ नहीं है, बाकी चीजें सब नॉर्मल है, बहुत ही सिंपल है, बस इनके अंदर फर्क आने का हमारे को आना चाहिए। ये फर्क यदि आपको नहीं आया तो आपका पूरा का पूरा ये कानून जो है ये समझ में नहीं आएगा, और ये फर्क आ गया तो मैं कहता हूं ये कानून आप समझ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब मैं एक और यहां शब्द लिख देता हूं, लास्ट में जाते जाते वो लिख देता हूं विद्यार्थियों, लैंगिक उत्पीड़न। उद्देश्य में मैंने लिखा था लैंगिक उत्पीड़न। उत्पीड़न का मतलब होता है सेक्सुअल हैरासमेंट, हैरासमेंट किया जाता है उसे ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर लैंगिक हमला होता है, हमला हुआ है, यहाँ एसॉल्ट नहीं है, हैरासमेंट है। हैरासमेंट कैसे होता है साहब, आप कहोगे फर्क क्या है हैरासमेंट में? यहाँ स्पर्श होता है, यहाँ प्रवेशन होता है, यहाँ स्पर्श और प्रवेशन की बात नहीं है, उस बच्चे को इस प्रकार का कोई वीडियो दिखाया जाता है, उस बच्चे को इस प्रकार का कोई अश्लील तरीके से, यहां मैं लिख दूं वीडियो, अश्लील वीडियो, यहाँ सीधा बात है, यहाँ कानून पढ़ रहे हो तो यहाँ अश्लील वीडियो ही समझोगे, कोई पोर्नो से रिलेटेड वीडियो दिखाया जाता है, उत्पीड़ित किया जाता है, इस प्रकार की कोई ध्वनि निकाली जाती है, इस प्रकार का कोई प्रदर्शन किया जाता है, उस बच्चे का पीछा किया जाता है। पीछा करने का बहुत सारा तरीका होता है, पीछे करने का एक तो होता है कि आप सीधे उसके पीछे पीछे जाते हैं और सीधा तरीका उसका होता है, दूसरा होता है अंकीय तरीका। कई बार ये होता है कि अंकीय तरीके का मतलब आप समझते हैं, अंकीय का मतलब ये होता है कि बार बार एक से गिनती शुरू करो, 1 2 3 4 1, फिर वापस एक से, तो इधर से एक एक मतलब उसको टारगेट करके लाइन बनाना, टारगेट करके उसको बिठाना, टारगेट करके उसको उसी नंबर उसी हिसाब से। तो वो मैं आपको बता देता हूं, उत्पीड़न होगा। उसको किसी प्रकार का कॉल किया जाता है, फोन किए जाते हैं, गलत फोन आते हैं, गलत कॉल किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गलत फोन किया जाता है, उसको प्रलोभन दिया जाता है, चॉकलेट दी जाती है, या मान लीजिए उसको और कोई लालच दिया जाता है, और उसको लालच देकर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, अंकीय माध्यम से, सीधे माध्यम से यदि किसी व्यक्ति को अश्लील वीडियो दिखाया जाता है, अश्लील प्रदर्शन किया जाता है, अश्लील ध्वनि निकाली जाती है, अश्लील करके समझाया जाता है, यदि इस प्रकार से उस बच्चे के साथ कुछ होता है जिसकी उम्र 18 साल से कम उम्र की है विद्यार्थियों, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, उस मामले को लैंगिक उत्पीड़न कहते हैं, हैरासमेंट कहते हैं। अब मेरी बात वापस, मैं थोड़ा सा आपको वापस लेके जाऊंगा, समझने की बात पे आऊंगा। प्रवेशन लैंगिक हमला क्या हुआ, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट क्या हुआ, कोई व्यक्ति किसी बच्चे के किसी निजी अंग के अंदर अपना कुछ डालता है या और कुछ डालता है, सिंपल सी बात है।
गंभीर पर्यवेक्षण लैंगिक हमला क्या हुआ? जिस पर व्यक्ति विश्वास करता है, जो मैंने आपसे भी बात कही, वो ऐसा करता है। लैंगिक हमला क्या हुआ? उसके अंगों को स्पर्श किया जाता है, सेक्सुअल असॉल्ट। गंभीर लैंगिक हमला क्या हुआ? कोई विश्वास कर, जिस पर बच्चा विश्वास करता है, कोई लोक सेवक ऐसा करता है और जो बातें मैंने कही वो ऐसा स्पर्श करता है, तो गंभीर लैंगिक हमला माना जाएगा, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। और लैंगिक उत्पीड़न क्या है? उसे ऐसा कुछ दिखाया जाता है, ऐसा कुछ कहा जाता है, उसको लालच दिया जाता है, किसी माध्यम से पीछा किया जाता है, गलत कॉल की जाती है, गलत बातें की जाती है। मैं आपको बता देता हूं विद्यार्थियों, लैंगिक उत्पीड़न होगा और ये सभी संज्ञेय गैर जमानती अपराध हैं। गैर जमानत की बात मैं कर चुका हूं, क्या होता है? कॉग्निजेबल की बात मैं कर चुका हूं, क्या होता है? जघन्य अपराध है, गंभीर मामले के अपराध है और इस मामलों के अंदर सजा क्या है? अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, इसमें सजा क्या है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उस व्यक्ति को अमेंडमेंट के बाद, पहले तो 10 वर्ष थी, पहले 10 वर्ष थी, मैंने कहा 2018 में सजा संशोधन करके बढ़ा दी गई। वर्तमान में विद्यार्थियों ऐसा करता है तो 20 वर्ष तक की सजा, जो आजीवन कारावास तक हो सकती है। आजीवन टिल डेथ। आजीवन का मतलब कई लोग कहते हैं 12 साल, 18 साल, 20 साल, ना, टिल डेथ, वही मरेगा, टिल डेथ सजा हो सकती। यदि कोई ऐसा करता है तो इतनी सजा हो सकती। पेन चेंज करूं मैं? आपको चेंज कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रेड ले लेते हैं, खतरा यही है। 20 वर्ष या आजीवन सजा हो सकती। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, कोई व्यक्ति नहीं, जिस पर वो विश्वास करता है वो व्यक्ति ऐसा करता है, तो विद्यार्थियों इसमें 20 वर्ष से लगाकर क्या होनी चाहिए? मृत्युदंड, मृत्यु तक हो सकती है, मृत्युदंड तक की सजा दी जा सकती। मैं क्या जानकार कम हूं, इसलिए ज्यादा टेंशन बच्चों को लेनी नहीं है ना। 20 वर्ष तक डेथ। पहले नहीं थी इसमें डेथ, इसमें पहले विद्यार्थियों केवल और केवल ये आजीवन कारावास की प्रावधान था। आजीवन कारावास तक हो सकता है, 10 वर्ष की सजा हो सकती है यहां, और यहां एक था, मगर अभी इसको बढ़ाकर डेथ कर दी गई, क्योंकि ऐसे मामले हमारे समाज में किसी भी रूप में, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्टैंडर्ड पर, किसी भी लेवल पर स्वीकार नहीं किए जा सकते, इसलिए इस प्रकार की सजा का प्रावधान किया गया। अब मेरी बात, और मैं वापस आगे जा रहा हूं, देखिए बहुत अच्छी तरीके से समझना। यदि कोई लैंगिक हमला होता है, लैंगिक हमले की बात क्लियर, नो प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से उसमें कोई आपको प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है। ऐसा करता है तो उसे विद्यार्थियों 5 वर्ष तक की सजा हो सकती। क्या हो गया? पेन वापस लेना पड़ेगा। तो उसे 5 वर्ष तक, 3 वर्ष से 5 वर्ष की सजा हो सकती है, जिसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। ये हो सकता है यदि कोई ऐसा करता है, उसको टच करता है, स्पर्श करता है, तो भी, मैंने आपसे क्लियर कहा हूं, स्पर्श करता है तो भी ऐसा हो सकता है। और कोई गंभीर यानी उसका रिलेटिव करता है तो 5 वर्ष से 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है। और साथ में जुर्माना भी, यहां जुर्माना सब जगह जोड़ देना आप, ये जुर्माना है ना बड़ा टेढ़ा, जुर्माना शास्त्रीय जो अर्थदंड है वो भी लगाया जा सकता है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और यदि कोई व्यक्ति लैंगिक उत्पीड़न यानी कॉल करता है, उसे असंख्य रूप से या सीधे रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पीछा करता है, तो विद्यार्थियों 3 वर्ष तक की सजा के साथ जुर्माना हो सकता
है। सजा आप समझ रहे हैं मेरी बात? जैसा मामला गंभीर होगा वैसी स्थिति में इसको देखा जाएगा। कोई ऐसा करता है ऐसा होगा, 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 और लैंगिक हैरेसमेंट करता है तो ऐसा होगा। मेरी ख्याल से यहां किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब आप कहोगे साहब इतनी सारी बातें बता दी, मामला क्या है? मामला ये है कि ये जो बातें हैं ये इस कानून के अध्याय 2 में है। अध्याय 2 में परिभाषाएं, 1 में परिभाषाएं थी और अध्याय 2 के अंदर ये है। अध्याय 2 के अंदर जो ये है, ये मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि विद्यार्थियों ये इसकी मीनिंग जो है, कोई क्या करेगा तो क्या होगा, इसकी जो मीनिंग है ये सेक्शन 3 में है। इसकी जो सजा है वो सेक्शन 4 में है। इसकी जो मीनिंग है वो सेक्शन 5 में है। इसकी जो सजा है वो सेक्शन 6 में है। इसकी जो मीनिंग है वो सेक्शन 6 तक हो गए। देखो सिंपल है कि नहीं? सेक्शन 7 में है। यदि कोई इसकी सजा है वो सेक्शन 8 में है। ये जो है, मान लीजिए कोई ऐसा करता है तो इसकी परिभाषा सेक्शन 9 में है। यदि कोई इसकी सजा है वो सेक्शन 10 में है। ये जो ऐसा कोई करता है तो इसकी परिभाषा सेक्शन इन धारा 11 में है। इसकी सजा है वो सेक्शन 12। और ये सब के सब सेक्शंस आपके सिलेबस में है। जो डिपार्टमेंट पुलिस के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया उसमें इसकी पॉक्सो की 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये धाराएं हैं। अब आप कहोगे साहब याद होती नहीं है। क्या याद नहीं होती है मेरे भाई? थोड़ी सी तो ध्यान रखना है। कौन सा इसमें कोई कानून बहुत साधारण है। कानून समझना और समझाने वाले लोगों की बातें नहीं रही। क्या है? प्रवेशन लैंगिक हमला 3 सजा 4, गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला 5 सजा 6, लैंगिक हमला 7 सजा 8, गंभीर लैंगिक हमला 9 सजा 10। सजा कहां लिखी? 10 लिखी मैंने कही। सजा 10, हाँ ये लिख दी होगी, यहां से 10 लिख दी होगी। ये 10 ये लिख दिया। यदि मान लीजिए, ये थोड़ा ध्यान रखना है ना, इसकी है। और मान लीजिए लैंगिक उत्पीड़न तो मीनिंग 11 और सजा 12। आपसे विद्यार्थियों यदि सवाल बन गया तो कैसे बनेगा? यह बनेगा कि गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला किस अनुच्छेद में है, किस धारा में है, तो आपको लिखना है 5। सजा पूछे तो सजा का आर्टिकल नहीं पूछेंगे, सजा किसमें ये नहीं पूछेंगे। पूछेंगे कि गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला या एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किसमें है, तो आपको लिखना है धारा 5। और पूछे प्रवेशन लैंगिक हमला कहां है, धारा 3। आपसे पूछे लैंगिक हमला कहां है, धारा 7। आपसे पूछे गुरुतर लैंगिक हमला कहां है, धारा 9। आपसे पूछे सेक्सुअल हैरेसमेंट कहां है, धारा 11। ये विषम में चलता है ना, एक में मीनिंग है, एक में सजा है, एक में मीनिंग है, एक में सजा है। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, समझाइए। किसी लेवल के स्टूडेंट हो, भले आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की तैयारी कर रहे हैं, लॉ की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, कोई आरजेएस की तैयारी कर रहा है या कोई किसी मजिस्ट्रेट लेवल की तैयारी कर रहा है, कोई एडवोकेट और जनरल की तैयारी कर रहा है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो होता है, सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज होता है, उसकी वकील होता है, उसकी बात आप कर रहे हैं, तो भी आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। यही लॉ है। और मैं
किसी लॉ के किसी हिस्से को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि हर बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जो बात छूट जाती है अच्छे वकील की यही पहचान होती है कि कौन सी बात कहाँ पर मिस्टेक हो गई, और वो कमी यदि ढूंढ लेता है तो विद्यार्थियों आपको, और ये एक्ट पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अच्छा एडवोकेट भी कौन होता है, ये भी आपको पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से या किसी को कोई प्रॉब्लम यदि विद्यार्थियों हैं तो आप मेरे से कह सकते हैं कि साहब इसमें ये प्रॉब्लम हमें आ रही है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बढ़ता हूं आगे। अध्याय 2 कंप्लीट, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यदि और पढ़ना है तो लाइक तो करना ही करना है, देख रहे हो तो अच्छी बात है, और जो सीधे ऐप के जरिए 22 ऐप के जरिए देख रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप एक सही जगह पर सही बात को सही तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं आगे मेरा टॉपिक बात कर रहा हूं अध्याय 3 की। विद्यार्थियों अध्याय 3 के अंदर जो बात है वो 2 बातें हो गई हमारी। देखो मैंने 3 बातें कही थी स्टार्ट में, एक लैंगिक हमला, एक लैंगिक उत्पीड़न और एक अश्लील प्रयोजन, यानी उसके लिए कुछ ऐसी प्रकार की कुछ बातें दिखाई जाती है, ऐसा कुछ गलत दिखाया जाता है तो क्या होगा। तो मैं अगली बात इस अध्याय 3 के अंदर जो बात है वो मैं आपसे अब बात कर रहा हूं, जो क्लॉज सेक्शन जो है वो सेक्शन 13 है। आपको सेक्शन याद नहीं करने हैं ना, मैं केवल उसमें तो इसलिए बताया कि आपके सिलेबस में है कईयों के, तब बताया। यहां क्या है, यदि किसी व्यक्ति को अश्लील प्रयोजन के लिए, किसको, बालक को अश्लील प्रयोजन के लिए यदि बालक का उपयोग होता है, बालक का उपयोग होता है, जैसे किसी बच्चे को अश्लील प्रयोजन के लिए मान लीजिए उसकी जनन इंद्रियों को दिखाया जाता है, किसी बच्चा, जनन इंद्रिय कोई है ना, लड़का लड़की नो प्रॉब्लम, यदि किसी व्यक्ति के जनन इंद्रिय को प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है, हो सकता है यदि उसका उपयोग ऐसे डेमो के लिए किया जाता है, वास्तविक और नकली लैंगिक कार्य के लिए किया जाता है, वास्तविक या नकली, बहुत सारी चीजें नकली होती है, हमारी पहुंच वहां तक बहुत जल्दी हो जाती है, हम उसे वास्तविक समझ लेते हैं, भ्रम में फंस जाते हैं, और विद्यार्थियों वो भ्रम कई प्रकार के अपराध करने की और उत्प्रेरित कर देता है, बढ़ा देता है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, यदि बालक का अशोभनीय, जो अच्छा नहीं लगता, अशोभनीय प्रदर्शन किया जाता है तो विद्यार्थियों यह समझा जाएगा कि बालक का अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग हुआ है, ऐसा समझा जाएगा, सेक्शन 13 कहता है। और यदि कोई ऐसा करता है तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, उसकी सजा 5 से 7 वर्ष के साथ जुर्माना हो सकता है, 5 से 7 वर्ष तक की सजा के साथ यदि जुर्माना इसमें हो सकता है, यदि ऐसा कोई करता है तो यह माना जाएगा। और इसका कोई भंडारण करता है, इस प्रकार का कोई लोड करता है, अपलोड करता है, वीडियो को अपने पास रखता है, इस प्रकार का भंडारण करता है, तो उसके लिए 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है, उसके लिए जुर्माना हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ये सेक्शन 13 थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उतना तो नहीं है जितना मैं 3, 5, 7, 9, 11 की बात कर रहा था, उतना तो नहीं है, पर यह ध्यान रखना है कि यह अश्लील प्रयोजन के लिए किसी बालक का उपयोग किया जाता है, अर्थात जनन इंद्रिय प्रदर्शन की जाती है, विज्ञापन वगैरह वगैरह आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। यदि उसका वास्तविक नकली लैंगिक कार्य के लिए दिखाया जाता है, कुछ ऐसा किया जाता है, इस प्रकार का कोई कट पेस्ट कॉन्सेप्ट, जिसको आप कट पेस्ट मानते हैं, वैसा करते हैं, या अशोभनीय प्रदर्शन करता है, या उसका अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शन करता है, तो विद्यार्थियों सेक्शन 13 का उल्लंघन होगा और उसको यह सजा मिलेगी। और यदि कोई इस प्रकार की सामग्री का भंडारण करता है तो उसे 3 वर्ष की सजा और जुर्माना। भंडारण सेक्शन 15 में है, सजा ये 14 में है और भंडारण 15 में है, और भंडारण की सजा भी 15 में है। यदि कोई ऐसा करता है, अपलोड करता है,
तो ये भी एक प्रकार का जुर्म होगा, एक प्रकार का अपराध होगा। आपको इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। मेरी ख्याल से यहाँ कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए। अगली बात विद्यार्थियों, यदि इस कार्य के लिए कोई व्यक्ति दुष्प्रेरित करता है, दुष्प्रेरण करता है या इसके लिए कोई प्रयत्न करता है, ऐसा कुछ भी बढ़ावा देने के लिए, मार्ग को आसान करता है, किसी को ऐसा कार्य करने के लिए सुविधा देता है, किसी को ऐसा कार्य करने के लिए मौका देता है, कुछ इस प्रकार की हेल्प करता है, तो मैं आपको बता दूं वो भी दंडनीय अपराध होगा सेक्शन 16, 17 और 18 के अंतर्गत। उसे भी सजा होगी, 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है, उसे दंड दिया जाएगा यदि कोई इस प्रकार का उत्प्रेरण का कार्य करता है या ऐसा करवाने में उसका सहयोग, उत्प्रेरण का मतलब होता है सहयोग करना, सहायता देना, उसके ऐसे कार्य के लिए उसके मार्ग को आसान बना देना, ऐसा कुछ करता है तो भी वो एक प्रकार का अपराध ही माना जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आना चाहता हूं वो अब आइए देखिए मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से। अब मैं आगे बढ़ जाऊं, ठीक। अब यदि किसी बालक के साथ ऐसा होता है तो उसकी रिपोर्ट प्रक्रिया क्या रहेगी? बालक के साथ ऐसा होता है तो मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं रिपोर्ट का प्रोसेस क्या रहेगा। रिपोर्ट प्रोसेस का मतलब समझे आप, उसकी यदि कोई रिपोर्ट दर्ज करवाने जाएंगे, एफआईआर भी दर्ज करवाने जाएंगे, तो एफआईआर की बात क्लियर मैंने आपसे पहले कह चुका हूं। फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट क्या होती है ये बात मैं आपसे हो चुकी है हमारी, इसलिए मेरी ख्याल से उसकी तो कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। अब यदि कोई रिपोर्ट दर्ज होती है तो रिपोर्ट में क्या होगा, ये रिपोर्ट में किसकी भूमिका होगी भाई? रिपोर्ट में सबसे पहले महत्वपूर्ण भूमिका होती है विद्यार्थियों रिपोर्ट देने वाले की। कोई यदि किसी के साथ, बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, किसी को यदि ऐसी आशंका है, बालक भी शामिल है, आशंका है किसी को भी इस प्रकार की, किसी को भी क्या है, आशंका, होना जरूरी नहीं है, ऐसी आशंका है, उसे ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसी आशंका की उसको जानकारी है, उसमें बालक भी शामिल है ना, बालक को भी लगता है, किसी और को लगता है, पड़ोसी को लगता है, किसी और को लगता है, साथी किसी शिक्षक को लगता है, किसी साथी पुलिस वाले को लगता है, किसी को भी लग सकता है। कोई मेडिकल में है, कोई नर्स ऐसा करेगी, कोई डॉक्टर ऐसा करेगा, यदि उनको ऐसा लगता है, किसी को ऐसी आशंका हो जाए, जानकारी हो जाए, बच्चा तो कर ही सकता है। यदि किसी व्यक्ति को भी, किसी को यदि जानकारी है तो विद्यार्थियों वो अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकता है। इसके लिए 2 तरह विशेष किशोर पुलिस यूनिट बनी हुई है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में मैं बहुत अच्छी तरीके से बात करूंगा, जो मैं आपको बता देता हूं, स्पेशल जुवेनाइल्स पुलिस यूनिट बनी हुई है जिसको हम कहते हैं विशेष किशोर पुलिस यूनिट। क्या कहा जाता है? विशेष किशोर पुलिस। ज्यादा याद नहीं रखना इसको, है ना, केवल मैं आपको समझाने के बाद कह रहा हूं। किशोर यूनिट के अंदर या फिर स्थानीय पुलिस जो भी है उनको ये इंफॉर्मेशन देगा। नहीं देना अपराध है, पता है और नहीं देता है तो भी अपराध है। यदि उसे ऐसी आशंका है और वो रिपोर्ट नहीं करता है तो उसे भी अपराध माना जाता है। यदि उसे ऐसा लगता है और वो ऐसा करता है तो इनको इंफॉर्मेशन देगा। ये लोग क्या करेंगे, इनके ड्यूटी बनती है, बाध्य है, नहीं करेंगे सजा, सीधी सी बात है, ये ध्यान रखना। 1 वर्ष तक की सजा हो सकती है उसमें। यदि ऐसा कोई करता है तो 154 CRPC, कल बात हुई थी अपनी, याद है तो, के तहत FIR दर्ज हो जाएगी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। इसकी प्रविष्टि को अंकित किया जाएगा, लेखबंद किया जाएगा और सूचना देने वाले को एक पढ़कर सुनाई जाएगी। सीधी सी बात है, सुनाई जाएगी क्योंकि उसको यदि पता नहीं है, पढ़कर सुनाई जाएगी और उसकी एक प्रविष्टि उसे पुलिस पुस्तिका में प्रविष्ट करने के बाद उसे निःशुल्क प्रदान की जाएगी। आप अच्छी तरीके से जानते हैं FIR की कॉपी कहां जाती है और उसमें जो FIR दर्ज करवाता है उसको निःशुल्क कॉपी प्रदान करनी पड़ती है। ये क्लियर बात है। अब मान लीजिए यहां पर कोई बच्चा आया मुकदमा करवाने के लिए, FIR दर्ज करवाने के लिए, और बच्चा बात को तो जानता ही नहीं है, वो समझता ही नहीं है कि ब्रेस्ट क्या होता है, कि ये क्या होता है, कि मेरे साथ क्या हुआ है, वो समझता ही नहीं है, मगर उसके साथ उसको बैड फीलिंग्स आती है,
उसको बुरा लगता है, जो उसको बुरा लगता है वो उसके साथ होता है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, वो बच्चे का ये राइट है कि वो किसी अनुवादक का, ट्रांसलेटर का, किसी दुभाषी का, किसी अनुभव रखने वाले व्यक्ति का सहयोग ले सकता है, और उस व्यक्ति का जो सहयोग लेगा उसकी फीस पुलिस देगी, सरकार देगी। ये बच्चे का राइट है। देखो, एक बच्चे का अधिकार है कि अनुवादक, दुभाषी या अनुभव रखने वाले व्यक्ति का सहयोग ले सकता है, और उसकी फीस होगी वो स्टेट प्रोवाइड करवाएगा। यदि समाधान हो जाए कि ऐसा हुआ है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, पुलिस को लगा कि वास्तव में यार ये तो घटना हुई, समझ रहे मेरी बात, ऐसा उसको लगता है, पुलिस को ऐसा लगता है कि वास्तव में ये तो हो गया, ऐसा तो हुआ है, बच्चे के साथ कुछ तो गलत हुआ है, तो मैं बता दूं 24 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति के लिए, बच्चे के देखरेख और संरक्षण के लिए व्यवस्था की जाएगी। CWC जो होती है, बाल कल्याण समिति की ओर से उनको विशेष रूप से, मैं आगे बात कराऊंगा इससे, ये भी टॉपिक आपसे लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है ना। तो वहां पर 24 घंटे के अंदर उसके देखरेख और संरक्षण की व्यवस्था होगी CWC की ओर से, और विशेष, और देखो उसकी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर विशेष न्यायालय या सेशन न्यायालय के अंदर दी जाएगी। उसमें यह भी उसको दिखाना होगा सेशन कोर्ट को कि जो मैं लिख रहा हूं, जो बात हम कह रहे हैं, जो बात हमारे पास FIR आ रही है, इसके अंदर उस बच्चे की देखरेख और संरक्षण की भी हमने व्यवस्था कर दी गई है। यदि इस प्रकार की सद्भावनापूर्ण किसी प्रकार की जानकारी के लिए किसी भी व्यक्ति को ऊपर जो इस प्रकार की जानकारी देता है, यदि गलत नहीं, देखो जानबूझकर वेरीफाइड नहीं होनी चाहिए आपका दोस्त, यदि आशंका थी ना, आपने दे दी, बाद में गलत निकल गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि पुलिस वेरीफाइड में साहब वेरीफाइड ही नहीं हो पाया तो आपको सजा हो जाएगी, नहीं। यदि किसी व्यक्ति की मान आनी या किसी आदमी को बदनाम करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, उसको इस प्रकार का समाज में घृणित बनाने के लिए ही आपने इस प्रकार का कारनामा किया है तो सजा होगी। यदि ऐसा आशंका थी और आपने सद्भावपूर्ण तरीके से जानकारी दी, तो उस व्यक्ति ने, जिसने जानकारी दी है, कोई भी बच्चा तो है ही, बच्चा तो फ्री है, बच्चे के सिवाय यदि किसी और ने दी है तो उस व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई सिविल केस नहीं चलेगा, किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल केस उस पर नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि उस पर चलाने का ऐसा उसने कोशिश की, उसने अपनी बात थी और उसका ड्यूटी बनती थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी एक समाज का हिस्सा होने के कारण कि वो दे, ठीक है। दूसरी बात, यदि ये FIR दर्ज हो गई, इसकी रिपोर्ट 24 घंटे में सेशन कोर्ट को हो गई, उनकी देखरेख संरक्षण की व्यवस्था बाल कल्याण समिति के द्वारा हो गई, उसके साथ विद्यार्थियों एक खास काम है मीडिया का। यदि मीडिया या कोई होटल या कोई लॉज या कोई अस्पताल या कोई स्टूडियो या कोई फोटो खींचने वाला इस प्रकार का कोई भी फोटो नहीं छापेगा, इस प्रकार की उसको कोई भी बच्चे के रिलेटेड, तो उसकी गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए, मगर उसको किसी प्रकार की यदि एविडेंस मिलते हैं, अश्लील साहित्य मिलता है, लिंग से रिलेटेड जानकारी, उसको कोई ऐसा एक टूल्स मिलता है जो उसने यूज किया है, यदि ऐसा मिलता है तो विद्यार्थियों वो तुरंत उस पुलिस को जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसको या उस विशेष यूनिट को उपलब्ध करवाएगा, ताकि सही तरीके से जांच की जा सके और उसे आगे बढ़ाया जा सके। रिपोर्ट करने में यदि कोई व्यक्ति विफल रह जाता है, पता था, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपको आशंका थी, आपको जानकारी थी, आपको पता था ऐसा हो रहा है कहीं, और उसके बाद में भी यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं सेक्शन 21 के तहत 6 महीने की सजा और जुर्माना हो सकता है। और यदि किसी संस्था, स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई कंपनी है, और उस कंपनी के अंदर किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है और उसके साथी शिक्षक को, साथी कर्मचारी को, साथी लोक सेवक को यह पता है कि उस बच्चे के साथ यदि ऐसा हुआ है या ऐसा हो रहा है या ऐसा वो कर रहे हैं, और उसकी जानकारी यदि नहीं दी जाती है, तो मैं आपको बता देता हूं उस संस्था का जो हेड है, प्रिंसिपल है, जो मुखिया है, उस व्यक्ति को 1 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। यानी आप समझ सकते हैं कानूनन बहुत कठोर है, बहुत ही इस प्रकार से बनाया गया है कि कहीं भी समाज के अंदर ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए जो घृणित असामाजिक दिखती हो। ये अच्छी तरीके से बना, यदि पर बात है, ये बातें बच्चे पर लागू नहीं होगी, है ना, कहीं भी बच्चे को सजा नहीं होगी। बच्चे ने कहीं मान लीजिए रिपोर्ट 3 बच्चे ने दी नहीं, फिर बच्चे का देखो तुझे पता था, तूने, तेरे साथ ये हुआ, तूने रिपोर्ट नहीं दी, तेरे को 1 साल की सजा हो जाएगी, ना ना, बच्चे पर ये कोई बातें लागू
नहीं होगी। बच्चा फ्री है, बच्चे को बहुत ही एक मतलब एक इतना फूल की तरह, एक फूल है, एक नाजुक चीज है, उस नाजुक ही उसको नाजुक रखा गया है उस कानून के अंदर, बहुत नाजुक तरीके से ध्यान रखा गया है कि क्या होना चाहिए। हाँ, एक बात और है, मैं आपको बता देता हूं कि यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को मीडिया की जो भूमिका है और मीडिया किसी व्यक्ति के यदि बारे में, बच्चे के बारे में यदि गलत जानकारी देता है, इस प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन लिख देता है, बच्चे का नाम, पिता का नाम, पड़ोसी का नाम, स्कूल का नाम, आप समझ रहे हैं, हॉस्पिटल का नाम, ऐसा कुछ लिख देता है जिससे बच्चे की जो प्राइवेसी है, जो निजता है, उस यदि उजागर होने की संभावना हो, तो मैं आपको बता देता हूं कि उस मीडिया कर्मी को भी 6 वर्ष से 1 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। बहुत अच्छी तरीके से आप समझें, उसकी प्राइवेसी खत्म नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, ऐसी कोई सूचना, इस प्रकार के खबर आप अपनी टीआरपी के लिए नहीं छाप सकते। आप अच्छे तरीके से जानते हैं आज इंडिया का मीडिया टीआरपी की दौड़ में है। हिंदुस्तान बदनाम हो जाए, होने दो, समाज कोई बदनाम हो जाए, होने दो, मानवता मर जाए, मरने दो, मगर टीआरपी बहुत जरूरी है। यार क्या बेचना शुरू कर दिया आप? जिस लोगों की भूमिका पॉजिटिव होनी चाहिए, जिन लोगों की समाज में एक सुधारक की भूमिका होनी चाहिए, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, यदि वो बिगड़ जाए तब किस पर विश्वास करें? और आप अच्छे तरीके से जानते, खबर जो होनी चाहिए वो तो होती नहीं है, और जो नहीं होती है वो अखबार में आ जाती है। और पत्रकार 8 विभाग 10 विभाग, ना कोई क्वालिटी है, ना कोई कंपनी है, ना कोई लेना है, ना सर्टिफिकेट है, ना जानकारी है, बस धंधे में लगे हुए हैं और बहुत अच्छी तरीके से धंधा चला रहे। धंधा बिजनेस हो गया, सेवा रहा ही नहीं, स्तंभ रहा ही नहीं। ये स्तंभ नहीं रहा, ये कुआं बन गया, कुआं जिसमें हत्याएं होती, इस प्रकार से उकसाया जाता है, इस प्रकार की बातें लिख देते हैं। सामने वाला पैसा दे तो लिखे नहीं, वो है चापलूसी करते हैं, तलवे छाटते हैं, सरकार के पक्ष का लिखने की कोशिश करते हैं। लोगों का कौन सोचता है? ये हो सकता है मेरी बातें बुरी लगती हो आपको, मगर मेरी बातें आपको दिल पे लोग मत लेना, मगर इस बातों को दिल से लगा कर रखना। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी से दिल तो कोई दिल से नहीं मिलता। पर बात यह है, ये तो आप जानते हैं हमारी सोसाइटी से जुड़ा हुआ मैटर है, इसलिए आप इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखोगे। अब मेरी बात अच्छी तरीके से कुछ चीज़ें आगे बढ़ाता हूँ इन चीज़ों को लेकर, और समझिए, यदि मान लीजिए विद्यार्थियों, ये तो स्लाइड हो गया, आगे चला ले, मैं नई स्लाइड ले लेता हूँ। यदि किसी बालक के कथनों को अभिलिखित करने की क्या प्रक्रिया रहेगी? बालक के यदि रिपोर्ट हो गई, उसके बाद में एफआईआर हो गई, एफआईआर के बाद क्या होगा? बच्चे का बयान लिए जाएंगे, जिसको बयान कहते हैं ना। रिपोर्ट हो गई, कैसे हुई? क्लियर रिपोर्ट न्यायालय में चली गई 24 घंटे के अंदर। अब ये रहेगा विद्यार्थियों को उसके बच्चे के जो बयान होंगे, वो बच्चे के बयान कहाँ होंगे? बच्चे के बयान लिख दूं मैं, या बच्चे को आप कहें तो कथन अभिलिखित लिख दूं? बयान लिख देता हूं, है ना। बयान अपने को अच्छी तरीके से समझ में आते हैं। अध्याय 6 के अंदर ये प्रोविजन है, यदि बच्चे के बयान होंगे तो कैसे होंगे? बयान में तो समझते ही हो, कथन अभिलिखित करना, बच्चा जो कहता है उसको वापस, क्योंकि वो इंक्वायरी लेंगे ना, आपने रिपोर्ट दी तो बच्चे का कथन। अब इसमें क्या होगा? बच्चे के निवास पर जाकर पुलिस बच्चे के निवास पर जाएगी। ध्यान रखना, या जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो बालक जो चाइल्ड है उस चाइल्ड के घर जाएगी, निवास पर जाएगी, या बच्चे के निवास पर नहीं तो बच्चा जिस जगह को पसंद करता है वहां जाएगी। बच्चे जहां से पसंद की जगह पर, किसकी पसंद? बच्चे की पसंद की जगह पर ये बयान लिए जाएंगे। बच्चा कहता है कि यहां मैं सेपरेट हूं, वहां पर ध्यान रखने की बात है, बच्चा और एक्यूज्ड आमने सामने किसी भी स्थिति में नहीं होने चाहिए। किसी भी स्थिति में एक्यूज्ड उसे नजर नहीं आना चाहिए। यह व्यवस्था करना उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की ड्यूटी है, नहीं तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जेल जाएगा। यह ध्यान रखने की बात है। यह आयु सुनिश्चित करेगा कि एक्यूज्ड उसके सामने नहीं दिखना चाहिए, उसके कहीं भी नजर नहीं आना चाहिए, उसके बच्चे तक पहुंच नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में।
ये ध्यान रखना है। ये जो लेने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जाएगा, इस बयान को लेने के लिए जो एसआई जाएगा, कम से कम एसआई, ध्यान रखना, कम से कम सब इंस्पेक्टर होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर से नीचे का व्यक्ति ले ही नहीं सकता, बयान ले ही नहीं सकता। यूं नहीं है कोई कांस्टेबल चला गया, हेड कांस्टेबल चला गया, एएसआई चला गया और जाकर बयान लेने आ गए। साहब बयान लेने, कोई मोटरसाइकिल की चोरी नहीं हुई है कि तुम बयान लेने आ गया। ये पॉक्सो से रिलेटेड मैटर है, इसमें सब इंस्पेक्टर लेवल का जाएगा और जानकारी रहे, जहां तक संभव हो वुमन जाएगी, लेडी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा है और महिलाओं का बच्चों के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। ध्यान रखें, ये वुमन जो सब इंस्पेक्टर जाएगा, ये वर्दी में नहीं जाना चाहिए। नहीं हंड्रेड बन के स्टार लगा के डंडा लेके यूं चली जाए, बच्चा ऐसे ही डरता है। पुलिस वालों का नाम लेके तो बच्चे रोने बंद हो जाते हैं, बेटा रुक, चुप रह जा, पुलिस आ जाएगी, तो बच्चा रोना बंद हो जाता है। तो इस बच्चे को जिसके साथ ऐसा हुआ है, वो वर्दी पहन के जाएगी तो वो क्या बयान देगा? ये सादी वर्दी में होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल। और यदि कोई अच्छी सब इंस्पेक्टर है, मैं आपको बता देता हूं, तो उसी रूप में जाती है जहां पर जैसे कपड़े पहने जाते हैं, उसी रूप में जाकर उस सब तरीके से बच्चे को गोदी में बिठाकर आराम से, एक बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत साधारण तरीके से उसकी स्थानीय भाषा के अंदर उससे पूछा जाता है। ये बात उस इंस्पेक्टर की ड्यूटी है कि वो कितना सेंसिटिव है, कितना संवेदनशील है, कितना जागरूक है, कितना जानकार है। ये बहुत जरूरी है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, पुलिस यहां गलती कर जाती है। इसलिए सब इंस्पेक्टर लेवल के बच्चा बयान नहीं लेगा, उसके निवास या पसंद की जगह पर लेगा। वुमन सब इंस्पेक्टर जहां तक यथासंभव, जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है ही नहीं साहब, तो कोई बात नहीं, उसको वो पुरुष भी जा सकता है, ऐसा कोई बाउंड नहीं है, मगर यथासंभव। देखिए मैं आपसे कहा है, ये संवेदनशीलता का मामला, सेंसिटिविटी का मामला है। सादी वर्दी में जाकर लेंगे और उसके सामने वो एक्यूज्ड नहीं आना चाहिए, ये बात सुनिश्चित होनी चाहिए। रात्रि को थाने में किसी भी रूप के अंदर बच्चे को नहीं रखा जाना चाहिए, भले कुछ भी हो, बच्चा थाने में नहीं लाना चाहिए। थाने में बच्चे को ऐसा नहीं है बच्चा जाके थाने में बिठा दे, थाने में शाम को बयान ले लेंगे, नो। पुलिस कई बार ये होता है, पुलिस होती तो डेमोक्रेटिक युग की है, मगर कई बार व्यवहार करती है वो अंग्रेजों के काल का करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, थाने में नहीं रखा जा सकता। दूसरी बात, मैं आपको बहुत सिंपल बात बता देता हूं, जब विद्यार्थियों ये लेगा और जाएगा, उसके बाद मीडिया उसके पीछे पड़ेगा, एसआई के, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, आईओ के, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से ये कहेगा बताइए क्या घटना हुई। तो उस समय बात करते समय ये ध्यान रखना होगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कि बच्चे की पहचान पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, किसी भी रूप में बच्चे की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए, ये ड्यूटी उनकी है। ये तो हो गया पुलिस के सामने बयान, 162 के तहत पुलिस बयान लेती है, आपको पता है, पुलिस ने बयान लिए। पुलिस के बाद उस बच्चे के बयान कहां होंगे? मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं, जिसको कहते हैं सीआरपीसी की धारा 164, 166 के बयान जिसको बोले जाते हैं, वो बयान। अब सीआरपीसी, मैंने कहा सीआरपीसी क्या है, आपसे कल बात की थी, 166 के बयान होंगे। ये कहां होंगे? ये मजिस्ट्रेट के सामने होंगे। ये मजिस्ट्रेट के सामने बयान होंगे, न्यायाधीश के सामने बयान होंगे उस बच्चे के कि वे आपके साथ, और बच्चा जैसा बोलेगा वैसा लिखेगा। ध्यान रखें, बच्चा जैसा बोलेगा वैसा लिखा जाएगा। एक्यूज्ड यहां भी नहीं होना चाहिए, एक्यूज्ड का एडवोकेट किसी भी हालत में उपस्थित नहीं हो सकता, बहुत सिंपल, एडवोकेट भी नहीं, एडवोकेट भी उपस्थित नहीं रहेगा। दुभाषी की जरूरत है, किसी सहायक की जरूरत है, यदि वो विकलांग है तो किसी विशेष शिक्षक की जरूरत है। जहां तक संभव हो दृश्य श्रव्य मामला यानी वीडियोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी, बंद कमरे के अंदर वीडियोग्राफी के द्वारा ये बयान लिए जाएंगे। और ध्यान ये रखना है कि किसी शिक्षक के लिए, किसी सहायक के लिए, किसी उसके हेल्पर दुभाषी की जरूरत है तो यहां पर भी उसकी फीस सरकार देगी। ध्यान रखने की बातें हैं। अब इसके बाद क्या होगा? मजिस्ट्रेट के सामने बयान हो गए, उसके बाद बच्चे का ये होगा चिकित्सा प्रशिक्षण होगा, डॉक्टर मेडिकल जांच होगी, मेडिकल रिपोर्ट बनेगी, परीक्षा होगी, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन होगा।
एग्जामिनेशन होगा, यानी बाद में मेडिकल। समझ रहे हैं मेरी बात? मेडिकल होगा। मेडिकल 166 के क्लॉज के तहत यह किया जाएगा, यदि जहां तक संभव हो डॉक्टर मेडिकल महिला होनी चाहिए, बालिका है। यदि जो चाइल्ड है वो यदि गर्ल्स है तो डॉक्टर वुमन ही होनी चाहिए, महिला डॉक्टर होनी चाहिए। क्लियर बात है। माता पिता यहां पर उपस्थित बच्चे का रह सकते हैं, बच्चे के जिस पर बच्चा विश्वास करता है वो यहां पर उपस्थित रह सकता है। चिकित्सित संस्था, यदि माता पिता मान लीजिए उपस्थित नहीं रहने की स्थिति में बच्चे के साथ नहीं आ सकते हैं, कोई विश्वास जिस पर बच्चा विश्वास करता है वो उसके साथ नहीं आता है, तो एक और छूट है कि जो मेडिकल बोर्ड है, जो मेडिकल कर रही है लेडी, वो मेडिकल संस्था जो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई महिला उस बच्चे के पास रहेगी। महिला उस बच्चे के पास होनी चाहिए उस दौरान, चाहे वो लड़का है कि लड़की है, उसके पास में एक महिला जो नाम निर्दिष्ट, माँ बाप है तो ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस माँ बाप है, उसके विश्वास करने वाले व्यक्ति की है। और यदि फर्स्ट प्रेफरेंस के साथ में वो नहीं है तो हो सकता है उसके साथ में जो मेडिकल हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल जो प्राइवेट जैसा भी हो, उस हॉस्पिटल की जो कोई भी लेडी कर्मचारी है जिसे वो नाम नॉमिनेट करेंगे या नाम देंगे कि भाई आप जीएनएम है, एएनएम है, या जो भी है, कोई आशा सहयोगिनी है, उसको कहेंगे आप इसके पास रहोगे, क्योंकि बहुत जरूरी है कि बच्चे का मामला है और ऐसी स्थिति में वो उसके पास रहेगी मेडिकल टाइम पे। तो देखिए, पहली बात तो मैंने आपको कहा कि पुलिस बयान कैसे लेगी, फिर मजिस्ट्रेट के सामने बयान होंगे, फिर चिकित्सा प्रशिक्षण होगा, फिर मेडिकल होगा, क्योंकि मेडिकल भी जरूरी है। मान लीजिए ऐसा मैटर है, उसको इलाज वगैरह उपलब्ध करवाना है, तुरंत इलाज उपलब्ध करवाना पड़ेगा, उनको ये कहना पड़ेगा कि भाई इलाज ये है, क्या स्थिति है, कैसे, वो सब बतानी पड़ेगी। अब मैं आपको बात बताऊं, ये जो मामला है ये हो गया, इट्स क्लियर, ओके, बयान हो गए बच्चे के बयान हो गए। अब बच्चे के बयान कितने जगह हुआ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एंड मजिस्ट्रेट, क्लियर। दूसरी बात, मेडिकल जांच कैसे हुई, इट्स क्लियर, कहीं पर भी एक्यूज्ड नजर नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखने की बात। अपराधी अभियुक्त उसके सामने कहीं पर भी नहीं आना चाहिए, ये व्यवस्था उस इंस्टीट्यूट को करनी है, ध्यान रखना है, पुलिस को पूरा ध्यान रखना है। अब इसके लिए विद्यार्थियों विशेष न्यायालय की स्थापना की बात है, स्पेशल कोर्ट, विशेष न्यायालय स्थापित करने की बात है। और ये बात जो है वो सेक्शन 28 में है, सेक्शन 28 में ये बात है। ये एक अध्याय, स्पेशली अध्याय 7 है, जिसके अंदर विशेष न्यायालय की बात होगी। इसके अंदर त्वरित सुनवाई होगी, त्वरित सुनवाई मतलब फास्ट ट्रायल चलेगा, फास्ट ट्रायल, 1 वर्ष के अंदर वो ट्रायल पूरा हो जाना चाहिए। कहां होगा, 1 वर्ष में सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। और ये सुनवाई कहां चलेगी, ये सुनवाई चलेगी या तो सेशन कोर्ट में, या सेशन कोर्ट नहीं है तो वहां पर विशेष न्यायालय यदि स्थापित कर रखा है तो उसके तहत ये काम चलेगी, वहां पर सुनवाई ये चलेगी। आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, जब ट्रायल चलेगी तो उस ट्रायल के दौरान आईटी एक्ट की, आईपीसी की पूरी तरीके से उसके साथ में अधिकारिता रहेगी। विचारण के अंदर देखा जा सकता है, आईटी एक्ट की इसलिए जरूरत पड़ेगी, मान लो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड मैटर है, वीडियो से रिलेटेड मैटर है, तो आपको पता है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट आएगा जो 2000 में बनाया गया, जिसकी धारा है 67 ख, जिसमें अपराध है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। यदि आप जानते हैं तो इंडियन पेनल कोड के तहत भी उनके ऊपर मामला चलेगा। ध्यान रखने की यह बात है कि पॉक्सो एक्ट या इंडियन पेनल कोड के तहत जो मामला चलता है तो उसमें सजा वो होगी पॉक्सो के तहत जो ज्यादा है, ज्यादा सजा है वो होगी, ये प्रभावी होगा, ध्यान रखना। दोनों के तहत विचारण चलता है तो सजा वो होगी जो पॉक्सो में है, या जो पॉक्सो नहीं, मान लीजिए मैं जनरली आपसे बात कहूं, जो सजा ज्यादा है वो होगी, चाहे किसी में भी है, ये आपको ध्यान रखने की बात है। न्यायालय जब तक अवधारणा को यहां ध्यान रखना है, ट्रायल के दौरान मजिस्ट्रेट यूं नहीं है स्वतंत्र है, जो जज है, सेशन जज है, वो इस बात का ध्यान रखेगा कि जब तक एक्यूज्ड ये साबित नहीं कर दे कि निर्दोष हूं, तब तक वो दोषी रहेगा। निर्दोष साबित करने का काम कि मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे ऊपर फ्रॉड है, मुझे ऊपर झूठा मुकदमा है, ये साबित करने का काम उस अभियुक्त का है।
बच्चे का नहीं है, उसने तो कर दिया। जब तक वो साबित नहीं करेगा कि मैं निर्दोष हूं, तब तक यही उपधारणा बनी रहेगी कि वो दोषी है। दूसरी बात, उस एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट आपराधिक मानसिकता का समझकर उस नजर से देखेगा, उसे आपराधिक मानसिकता इस नजर से देखेगा, जब तक वो साबित नहीं कर दे कि मैं ऐसा नहीं हूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यदि ऐसा मामला हो जाता है और साबित कर, अभियुक्त ये साबित नहीं कर पाता है कि मैं निर्दोष हूं, तो सजा होगी जिसमें कोई शक हो ही नहीं सकता। बच्चे की ओर से पैरवी, अभियुक्त, मैंने कहा था फौजदारी मामलों में एक पक्ष स्टेट होता है, वादी की ओर से पैरवी करने वाला जो होता है वो स्टेट होता है, और जो अभियुक्त है वो उसको पैरवी खुद करनी पड़ती है। तो इस बच्चे की ओर से पैरवी करने के लिए स्टेट विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगा। विशेष लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक का मतलब है पीपी बोलते हैं आप जिसको, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं जिसको, स्पेशल पीपी होगा, विशेष होगा, नियुक्ति करेगा। उसका खर्चा स्टेट देता है, आपको पता है अच्छी तरीके से, स्टेट द्वारा ये नियुक्त होता है। जो आपराधिक मामलों में पक्ष रखता है, जिसके साथ अपराध हुआ है उनकी ओर से पक्ष रखता है। ये विशेष अभियुक्त विशेष योग्यता वाला व्यक्ति होना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 2 के तहत जो प्रावधान है उसके तहत होना चाहिए, अर्थात 7 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में जो अनुभव रखने वाला व्यक्ति होता है वही लोक अभियोजक हो सकता है, दूसरा लोक अभियोजक नहीं हो सकता। जो 7 साल तक लॉयर रहा, यूं नहीं है हर किसी को बना देते हैं, ठीक है अपना खास है चल जाता हूं जा ना, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कितनी सेंसिटिविटी है इस एक्ट की, आप देखिए सेंसिटिविटी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो इसकी सेंसिटिविटी है। अब ये न्यायालय के अंदर जब प्रोसेस चलेगा, मैं आपको बता देता हूं, इसकी प्रोसेस के दौरान बच्चा आएगा, सीधी सी बात है, ट्रायल होगा तो कोर्ट में बच्चे को बुलाया जाएगा, पर ध्यान रहे बच्चे को बार बार नहीं बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मर्जी आए तो बच्चे को बुला लो और बच्चे को इसको उपस्थित करो साहब बुलाओ, ऐसा नहीं किया जाएगा। उससे प्रश्न जो पूछे जाएंगे, जो वकील है, एक्यूज्ड का एडवोकेट है, वो बच्चे से जो सवाल पूछेगा उसकी एक लिस्ट बनाएगा। यूं नहीं बच्चा आया बच्चे को आते ही पूछना शुरू कर दे, ऐसे उत्प्रेरित करने वाले सवाल पूछ ले, या बच्चे को ऐसे सवाल पूछे जो बच्चे के लिए गंभीर मामले से रिलेटेड होते हैं। आपको पता होगा एडवोकेट का काम होता है किसी भी तरीके से अपने जो क्लाइंट है उसको निर्दोष साबित करना, और इसके लिए यूं नहीं है, बच्चे के मामले में एडवोकेट भी स्वतंत्र नहीं है कि उसे ऐसे सवाल पूछे जिसमें वो अपने आप को अनकंफर्ट फील करे। सवाल की लिस्ट बनाएगा कि मजिस्ट्रेट को बताएगा, जज को, कि साहब मैं ये सवाल बच्चे से पूछूंगा, इस क्रम में पूछूंगा, इन सवालों को बच्चे को जवाब देना है। विशेष न्यायालय को सूचित करने के बाद उसे कहेगा कि हाँ इसी क्रम के साथ आप पूछ सकते हैं। मजिस्ट्रेट कहेगा इस सवाल को पूछने का, वो पूछेगा। यूं नहीं है बच्चे को मर्जी आए वो सवाल पूछना शुरू कर दिया, आपने ऐसे सवाल पूछने कर दिए। अच्छा जब आपके साथ ये हो रहा था तब आप क्या कर रहे थे, आप विरोध क्यों नहीं कर रहे थे, आप ऐसे क्यों कर रहे थे, जैसा आपने कहानियों में सुनते हैं अंग्रेजों के काल की, वो नहीं है आज के टाइम का। आज के टाइम के अंदर बच्चे के साथ कोर्ट के अंदर जज पूरी तरीके से, मैंने कहा अपराधी को आपराधिक मानसिकता से देखेगा अभियुक्त को, और यहाँ मानसिकता रहेगी पूरी तरीके से सेफ रहेगी कि ये इसकी संरक्षण दिया जाए उनको पूरी तरीके से। दूसरी बात, विचारण के दौरान बालक को विश्वास जिस पर बालक करता है वो व्यक्ति उपस्थित रहेगा, उसका माता पिता है वगैरह है जिस पर विश्वास करता है वो उपस्थित रह सकता है। बच्चे की पहचान को कहीं भी प्रकट करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, यदि कहीं जरूरत है तो ऐसा किया जा सकता है। बच्चे का चरित्र हनन नहीं किया जाएगा, उसकी गरिमा को बनाए रखने का कोशिश किया जाएगा, और उसको प्रतिकर देने की यदि बात है तो मैं आपको बता देता हूं, सेशन कोर्ट तुरंत ऑर्डर देगा, शक्ति है उसके पास कि इसको प्रतिकर दिया जाए, और 30 दिन के अंदर अंदर, मैं आपको नियमों में है, रूल्स में है, ये 2020 में बनाए गए उसके अंदर, कि 30 दिन के अंदर अंदर उसे मुआवजा भुगतान किया जाएगा, दिया जाएगा, बच्चे को ये दिया जाए। मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बता दूं, यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोर्ट के अंदर रहती है, वो रहती है एज। उम्र तो होती है ज्यादा, और कम उम्र बताकर पॉक्सो लगा देते हैं, 17 साल बताया पॉक्सो लग गया, पॉक्सो मर गया। ये भी एक प्रॉब्लम रहती है। देखो समाज में संवेदनहीनता की भी कमी है, लोग ये नहीं समझते, लोगों को तो किसी को सीधा करना है कुछ कर लो, कहीं तक किसी स्तर तक गिर जाओ,
मैं नहीं कहता हूं कि सभी मामले झूठे होते हैं, सभी मामले सच होते हैं। यह है कि झूठे भी होते हैं, सच्चे भी होते हैं। इंसान है, इंसान की फितरत है और हर प्रकार के लोग समाज में हैं। पर इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि 50 कोई आदमी यदि मान लीजिए किसी को अपराध हो गया और उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट में हो गया, बाद में ये साबित हो गया कि साहब ये तो आदमी 18 साल से लड़का था, पूरा था, इस पर पॉक्सो लगना ही नहीं चाहिए था, तो मैं आपको बता देता हूं ऐसे मामले के अंदर जो आदेश कोर्ट ने पहले दिए हैं, पहले आदेश जो दिए हैं वो आदेश प्रभावी होंगे। 50% आदेश के ऊपर यूं नहीं है कि पहले वाला आदेश साहब गलत था, ऐसा नहीं होगा। हाँ, जब तक इस प्रकार से वो साबित नहीं कर पाता है। बालक के साक्ष्य को 30 दिन के अंदर अंदर लिया जाएगा। ये ट्रायल के अंदर 1 साल के अंदर अंदर बालक, ये ट्रायल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जानी चाहिए। बंद कमरे में इसका संचालन होगा, बच्चा के सामने अभियुक्त कहीं भी नहीं आएगा। हाँ, अभियुक्त उस समय उपस्थित रहता है तो बीच में इस प्रकार का कांच या दर्पण रहेगा कि बच्चे को तो अभियुक्त देख रहा हो मगर बच्चा अभियुक्त को नहीं देखे। व्यवस्था ऐसी हो सकती है, बीच में ऐसे प्रकार का दर्पण लगा देंगे, बच्चे को नहीं दिखना चाहिए अभियुक्त, अभियुक्त भले ही बच्चे को देख रहा हो। इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है। और मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बताना चाहता हूं, बहुत स्पेशल बताना चाहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं जो इस कानून की है। यदि विद्यार्थियों, सेशन जज को यह लगता है कि यह ट्रायल किसी और जगह पर कोर्ट चलना चाहिए तो कोर्ट और जगह पर भी चलेगा। किसी कानून में इस प्रकार का नहीं है। मैं आपको, आप अच्छी सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हो तो पढ़ते होंगे, मगर सेशन कोर्ट जो विशेष न्यायालय है जो बच्चों से रिलेटेड, ये न्यायालय की बात किसी और जगह सुनवाई होनी चाहिए। लगता है यह संचालन विचारण का किसी बंद कमरे में कहीं और होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं सेशन कोर्ट का जज इस बात का निर्धारण करने के बाद में वहां पर ये कर सकता है यदि वो आवश्यक समझे। तो जनरली इसकी जरूरत नहीं पड़ती। द्विभाषीय वगैरह अनुवादक की यदि जरूरत है तो उसकी फीस स्टेट को देनी पड़ेगी। ये बात आपको ध्यान रखने की है। ये बात मेरी ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब विद्यार्थियों, मैं आपसे कुछ सिंपल सी बात बता देता हूं जो आपको ध्यान रखना है, जो आप लिख दीजिए ये बातें कुछ लिख दीजिए, लास्ट में लिखा देता हूं, बहुत ध्यान रखें। यदि आईपीसी और पॉक्सो दोनों चलते हैं, किसी पर चल सकते हैं ना, चल सकते हैं, आईटी एक्ट की धाराओं के तहत भी चलते हैं, तो जो सजा ज्यादा होगी गुरुतर दंड मिलेगा, जिसमें ज्यादा सजा होगी वो मिलेगी। ये स्थापित सिद्धांत है, ये स्थापित सिद्धांत है। दूसरी बात, लोग जागरूकता पैदा की जाएगी। पॉक्सो का प्रभाव अन्य कानूनों पर अध्यारोही होगा, ऊपर होगा, ओवरलैप्ड होगा। बाकी कानून की नहीं देखा, नजर से देखा जाएगा, अध्यारोही ऊपर होगा। एसटीएससी एक्ट जैसे मैंने आप पढ़ाते हैं वैसे होगा। इसके अंदर आपको ध्यान रखना होगा, स्टेट गवर्नमेंट और राज्य सरकार और संघ सरकार का यह काम है कि इनसे रिलेटेड प्रचार प्रचार करे। इस अधिनियम की इंपॉर्टेंट मॉनिटरिंग करने वाली जो बॉडी है, मॉनिटरिंग बॉडी, ध्यान रखना, मॉनिटरिंग बॉडी क्या है? NCPCR एंड SCPCR। बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखने की बात है, मैं आपको याद दिला देता हूं, पूछेंगे पॉक्सो को मॉनिटरिंग करने वाली बॉडी क्या है, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है। और ये बात मैं आपसे आगे बात करूंगा कि ये मॉनिटरिंग कैसे करेगा। एनसीपीसीआर एक्ट 2005 और 2007 में गठित किया गया राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात मैं करूंगा, तब आपसे इससे रिलेटेड करूंगा, मगर ध्यान रखना है ये पॉक्सो एक्ट की मॉनिटरिंग बॉडी है। पॉक्सो ई बॉक्स चलता है जिसका नंबर है 1098, सुना होगा आपने नाम 1098। किसी बच्चे को यदि शिकायत करनी है तो एक ऐप है, ऐप में सीधा ई बॉक्स, पॉक्सो ई बॉक्स लिखिए, सीधा ऐप आएगा, ऐप को क्लिक करिए, क्लिक करते ही अगली स्लाइड खुलेगी, स्लाइड के आगे आपको होगा आप कहां पर हैं, होटल में है, बस में है, स्कूल में है, कहीं और जगह है, घर में है, आप तुरंत पे क्लिक करिए, नीचे फोन नंबर डालिए और तुरंत नीचे का कंफर्म डेटेड करिए, तुरंत पुलिस पहुंचेगी, रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी पॉक्सो ई बॉक्स की तुरंत, और तुरंत आपके पास कॉल आएगा, बेटा बोलिए कहां पर हो, क्या हो रहा है, तुरंत अरेस्ट किया जाएगा उस एक्यूज को।
यानी सजा आपको बता दूं, यदि किसी को इस प्रकार की शिकायत बच्चे को करनी है या किसी को करनी है इससे रिलेटेड, तो 1098 पर कॉल कीजिए या पॉक्सो ई बॉक्स पर जाकर ऑनलाइन करिए। पॉक्सो ई बॉक्स जो आपको मिलेगी एनसीपीसीआर की साइट पर, क्योंकि वो मॉनिटरिंग बॉडी है, मैंने आपसे कहा था, वो ऐसा कर सकती है। ये बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखने की बात है, ये नंबर ध्यान रखने की बात है, थोड़ी सी ध्यान रखोगे कई चीजें होती है। इसके नीचे आपको टोल फ्री नंबर भी मिलेंगे, मगर क्यों टोल फ्री नंबर में फंसते हुए, तुरंत कॉल होता है, तुरंत। अब तुरंत देखिए कॉल जाएगा, टक कॉल जाएगा, तुरंत अधिकारी उपस्थित आपके बीच में झट पहुंच जाएगा, वहां पर निकटतम पुलिस तुरंत पहुंच जाएगी और तुरंत आपको संरक्षण में ले लिया जाएगा, प्रोटेक्शन प्रदान कर दिया जाएगा और आपके साथ घटना कब लगता है, मैं आपको बता देता हूं, बच्चे को लगता है टैक्सी में जा रहा है, बच्चे को लगता है मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है, बच्चा तुरंत एनसीपीसीआर की साइट पर तुरंत पॉक्सो ई बॉक्स लिखे, ई बॉक्स में जाते ही तुरंत क्लिक करिए। उसमें बहुत सिंपल तरीका है, कोई भी कर सकता है, निशान बड़ा सा किया हुआ, कोई क्लिक 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 करिए, तुरंत 3 बार क्लिक करते ही ये सीधा आपके पास में पुलिस का कॉल आ जाएगा, आपको तुरंत आपको संरक्षण प्रदान किया जाएगा, तुरंत आपको विजिट लोग नजर में आ जाओगे और सैटेलाइट आपके ऊपर नजर रखना शुरू कर देगा और पूरी तरीके से आपको सेफ्टी प्रदान की जाएगी। सरकार बहुत कुछ करती है इसके लिए, हमें भी इतना ही संवेदनशील होने की जरूरत है और इनसे रिलेटेड पॉक्सो से रिलेटेड नियम बनाने का जो अधिकार है, ये मैंने आपसे कहा कौन बना सकती है, अंदर सरकार। जो नियम बनाए कि नहीं बनाए, कब पॉक्सो नियम 2020 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2020 में इससे रिलेटेड नियम बना दिए गए हैं, जो नियम है। विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, मैंने नियम की बात कह रखी है, 9 मार्च 2020 को ये नियम लागू हो चुके हैं और लैंगिक अपराधों से रिलेटेड बच्चों के संरक्षण नियम 2020 कहा जाता है। इसकी जानकारी, क्षमता निर्माण, शैक्षणिक सामग्री को तैयार करना, शून्य सहिष्णुता के सिद्धांत के आधार पर आपको संरक्षण नीति का अपनाना, इसके अंदर टोल फ्री नंबर के कॉन्सेप्ट का होना और इसके अंदर विद्यार्थियों डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का भी प्रावधान। ध्यान रखिए, बच्चे को प्रोटेक्शन के लिए डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट एक बनी हुई है। मैं आपसे सवाल छोड़ के जाता हूं कि इस प्रोटेक्शन यूनिट का मुखिया कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है, चेयरमैन कौन होता है, आप नीचे क्लियर करिए और लिखिए। मैं आगे ये पढ़ाऊंगा डीसीपीयू, मगर इसका चेयरमैन कौन होता है। यदि आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते हैं तो ये सवाल नहीं आता है, तो समझ लीजिए टाइम आ चुका है और तैयारी पूरी नहीं है। बहुत सिंपल सवाल है, डीसीपीयू डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। पदेन मैंने कह दिया, पदेन मैं बोल दिया, ये पदेन होता है, मगर कौन होता है ये आपको बताना है। मैं देखूंगा मेरे बच्चे कितने अच्छी तरीके से ये काम कर सकते हैं। यूनिट कैसे, मैं पूरा पढ़ाऊंगा, नेशनल लेवल पर यूनिट कैसे काम करती है, स्टेट लेवल पर कैसे करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैसे करती है, ये भी बातें मैं आपसे करूंगा, मगर अगली क्लास में करूंगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा टाइम, लंबा वीडियो होता है तो लोग देखना पसंद कम कर पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है, इसलिए मैं इस मामले को ज़्यादा आपसे नहीं कहना चाहता। अगली बात, मैं बहुत सिंपल एक साधारण सी बात कहना चाहता हूं विद्यार्थियों की, जो नियम है, रूल है 2020 के, उस रूल के अंदर एक प्रविष्टि है, एक प्रारूप है क, उसके अंदर उस बच्चे का जो यौन पीड़ित है, उस बच्चे के अधिकारों का जिक्र है, उसके अधिकार क्या है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। और किसी भी, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पीएससी, यूपीएससी, किसी की तैयारी कर रहे हो, आपको बहुत अच्छी तरीके से उन 14 अधिकारों का ध्यान रखना पड़ेगा जो उस बच्चे के हैं। और उस अधिकारों में क्या है, एफआईआर की प्रति निःशुल्क प्राप्त करना, पुलिस द्वारा पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षण प्राप्त करना, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा या परीक्षण मेडिकल जांच करना, मानसिक और मनोवैज्ञानिक व्यक्ति से परामर्श या सलाह लेना, वुमन पुलिस ऑफिसर के द्वारा बयान लेना, संयुक्त परिवार के अंदर यदि वो रह रहा है तो इसके लिए उसके कोई परिवार का मेंबर ही उसके साथ यदि ऐसा कुछ घिनौना कार्य करता है, एग्रीवेटेड यदि ऐसा कुछ हो जाता है, गंभीर अपराध हो जाता है, तो बाल देखरेख संरक्षण में रखने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो आप जानते हैं CWC जो होती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी,
उनको सहायता देगी और उसको मदद देगी। अभियुक्त से उसे दूरी बनाए रखना, दुभाषीय अनुवादक से सहायता प्राप्त करना, यदि वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो विशेष शिक्षक की सुविधा प्राप्त करना, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना, CWC और समर्थन के व्यक्ति के द्वारा उसके साथ में रहना, शिक्षा को अपनी जारी रखना, निजता और गोपनीयता को बनाए रखना, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक सहित महत्वपूर्ण लोगों के फोन नंबर प्राप्त करना, देना पड़ेगा। और ये सब की सब सुविधाओं के साथ जब व्यक्ति उसके पास जाएगा, ये ऐसा मुकदमा दर्ज होगा तो ड्यूटी ऑफिसर FIR दर्ज करता है उन्हें वो कॉपी देगा और ये सुविधाएं प्रदान करेगा। और इसके साथ प्रारूप ख के अंदर FIR किस प्रकार से दर्ज होगी वो प्रारूप है, और उसके अंदर जो 11 पॉइंट है उस 11 पॉइंट के हिसाब से उसे काम करना पड़ेगा। ये बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी होगी, आपको इन बातों को समझना पड़ेगा, तभी आप इन बातों को समझ पाओगे। अन्यथा विद्यार्थियों ये काम आपसे सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से आप कर नहीं पाओगे। मेरे ख्याल से पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो अमेंडमेंट एक्ट और पॉक्सो रूल से रिलेटेड हमारी बात पूरी हो गई। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि कुछ सिंपल नहीं चला है। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, आपको बहुत अच्छी तरीके से इन बातों को समझना है, बहुत अच्छी तरीके से इस बातों को पढ़ना है। आपको यह नहीं समझना है कि ये बातें हार्ड है। मैं यही कहना चाहूंगा, निराश मतो बंदे तकदीर तेरे साथ है, लिखने वाले ने लिख दिया कलम खुदा के हाथ है, होगा वही जो खुदा को मंजूर होगा, अगर करना वही है जो हमें मंजूर है, हमारी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।